सभी को राधे राधे। मैं अपने वीडियो पे एक क्लिप चलाऊंगी। वो सर है और साल भर से मैं सर के साथ जुड़ी हुई हूँ। और सर जो है कानून की अच्छी समझ रखते हैं और इन्होंने कानून की पढ़ाई की है। तो ये लोग कानून के बारे में क्या राय रखते हैं और जो भारत का जो कानून है उसके बारे में ये क्या राय रखेंगे, और जो पाकिस्तान का जो कानून है उसके बारे में भी ये बताएंगे, क्योंकि ये कानून को अच्छी तरह से समझते हैं और कानून की इनको अच्छी नॉलेज है। तो जो सर है ये सीमा सचिन केस और गुलाम हैदर के केस से रिलेटेड कुछ यहाँ पे बताएंगे। तो इस क्लिप को आप लोग सुने और फिर मुझे कमेंट करें। और खाली गुलाम हैदर का केस या सीमा का केस ही नहीं, ये अन्य टॉपिक पे भी बातचीत करते हैं। अन्य जगह जो भी अत्याचार हो रहा है, जैसे भी चल रहा है, ये उन मुद्दों पे भी जो सर है ये बातचीत करते हैं, चर्चा करते हैं। तो इनके साथ जुड़ना हमें तब पसंद है जब ये अन्य चीज़ों की भी बात करते हैं। खाली सीमा का केस को लेके ये लोग नहीं चल रहे हैं, ये अन्य टॉपिक पे भी सर बातचीत करते हैं। तो मैं जो भी जानने वाले हैं, समझने वाले हैं, जो सर को सपोर्ट करते हैं, जो सर के साथ है, मैं उनसे निवेदन करती हूँ कि वो लोग सर को ज़रूर सुने। और सर आजकल दोबारा से सर ने दोबारा आना लाइव कर दिया है। लाइव आते सर, मैंने कल भी इनको देखा है। और ये कानून की अच्छी समझ रखते हैं और ये फैक्ट पर बात करते हैं, ये ऐसी बातें नहीं करते हैं। शायद जो सर के साथ पहले से लोग जुड़े हुए हैं उनको तो पता ही है, बाकी लोग भी अगर सर को देखना चाहते हैं, सुनना चाहते हैं तो सर से जुड़िए। तो मैं ये क्लिप अपने वीडियो पे चलाऊंगी, क्योंकि काफ़ी सारे लोग मुझे भी धमकियाँ देते हैं। मतलब काफ़ी सारे लोग मुझे भी धमकियाँ देते हैं, पर चलो जैसा भी है वो उनकी सोच है, उनकी मानसिकता है, उस चीज़ से मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। धमकियाँ दो, जो मर्जी वो करें, पर मैं उनके मुंह नहीं लगना चाहती हूँ, ना मैं उनको अपने मुंह लगाना चाहती हूँ। अगर मैं भी उनकी जैसे बन जाऊँ तो उनमें मेरे में क्या फ़र्क रह जाएगा। बस मैं इतना ही मान के चलती हूँ। मुझे ऐसे लोगों को मुंह नहीं लगाना है और ना ही इनके मुंह लगना है, क्योंकि ये गालीबाज लोग हैं। गाली देने से अलावा इनके पास बाकी चीज़ होती नहीं है। ये खाली गाली दे सकते हैं, बाकी तो इनके बस का कुछ है नहीं। पर मैं तो नहीं दे सकती गाली, और मैं खासकर मैं महिला का बहुत सम्मान करती हूँ, मैं खुद महिला हूँ। तो इसलिए मैं यहाँ पे सर की क्लिप चलाऊँगी, आप सर की क्लिप सुने। सर इस केस में क्या राय रखते हैं, अपनी क्या प्रतिक्रिया देते हैं, और सीमा सचिन केस और गुलाम हैदर का केस। तो आप सर को सुनिए, ये अपनी क्या प्रतिक्रिया यहाँ पे रखते हैं, क्योंकि ये कानून के अच्छे जानकार है, इनको कानून का अच्छा नॉलेज है। तो आप सुनिए और फिर मुझे कमेंट करिए। तो आप देखिए। तो नमस्कार दोस्तों, आज के इस एपिसोड के अंदर हम आपको दिखाने जा रहे हैं, हम बात करेंगे सीमा की प्रेगनेंसी से आफ्टर रिजल्ट्स क्या हो। नमस्कार दोस्तों, आज के इस एपिसोड के अंदर हम बात करेंगे सीमा के प्रेग्नेंट होने के बाद में क्या माहौल है इस समय। अभी तक अगर हम देखें तो इतना बुरा हाल है कि पाकिस्तान के अंदर, पाकिस्तान से लेके हिंदुस्तान तक उनके जितने भी फॉलोअर्स थे उसके अंदर मातम मचा हुआ है बहुत बुरी तरह से। जिस हिसाब से वो गाली गलौज पे उतर आए हैं बहुत बुरी तरह, हैदर का भी रो रो के बुरा हाल हो चुका है। और हालत ये है कि समझ में नहीं आ रहा कि कैसे रिएक्ट करे इस सिचुएशन को। पहले ही वो सारे केसेस हार चुके हैं और उनका कुछ समझ में नहीं आ रहा कि क्या करेंगे आगे, क्योंकि केस भी हार रहे हैं वो पूरे, और कुछ रिजल्ट भी नहीं निकल रहा है। केस विड्रॉ कर लिए गए सारे के सारे। फिर ये जले पे नमक छिड़कने वाली स्टोरी ये सामने आ गई कि वो प्रेग्नेंट है। अब वो पता नहीं, उन्होंने तो पहले प्लान करा होगा, ये कोई ऐसी कोई खास बात नहीं है कि उन्होंने कुछ इनको चिढ़ाने के लिए करा होगा, लेकिन हाँ ये देर सवेरे होना ही था ये सब कुछ। तो ये कि इसको कैसे रिएक्ट करेंगे ये लोग, ये बुरी तरह से रिएक्ट कर रहे हैं। देख रहे हो कि पाकिस्तान के या हिंदुस्तान के अंदर हैदर के जितने भी समर्थक है उनके अंदर मातम छाया हुआ बुरी तरह से। उनको ये समझ ही नहीं आ रहा है कि इतने दिन से वो गालियां बक रहे थे, एक ही शॉट मारा। वो कहते हैं कि 100 सुनार की और एक लोहार की, वो वाली कहानी हो गई कि इन्होंने
बहुत गालियां बकी उसको, बहुत गालियां बकी उन दोनों को, इन्होंने दबा के गालियां बकी सब लोगों ने। और फिर उसने एक ही शॉट मारा, इस शॉट से ना मास्टर स्ट्रोक हो गया है उनके लिए इस तरह का। समझ गया, इसको लगा के ना फ्री होके बात करते हैं चलो। हाँ, तो वो ना एक तरह से मास्टर स्ट्रोक हो गया कि उनको समझ ही नहीं आ रहा है कि यार क्या करे, कैसे रिएक्ट करे इस सिचुएशन को। तो ये एक तरह से समझ लो कि जले पे ना नमक छिड़कने वाली बात है। एक तो उनका पहले ही जले फूके थे वो बहुत बुरी तरह से, उसके ऊपर ये नमक छिड़क दिया। वो पहले ही केस हार रहे थे और सबके सब केस विड्रॉ कर लिए गए जितने भी केसेस थे, और उसके बाद में अब ये रही सही कसर ये आ गई है। अब क्या करोगे, उनको तो सिटीजनशिप भी मिल जानी है और उसके बाद में आप जानते हो कि क्या होने वाला है। ये बर्दाश्त से बाहर हो रहा है। जिस तरह के कमेंट्स आ रहे हैं हैदर की तरफ से भी और दूसरे लोगों की तरफ से भी, वो क्या बोलेंगे, इतना गंद संद बकना शुरू कर देते हैं। अब ये वो उनको ये पता नहीं कि रिएक्ट कैसे करें इस सिचुएशन को, ये पूरे जो हालात हैं उस पर कैसे रिएक्ट करें। तो ये एक बड़ी समस्या हो गई है उन लोगों के लिए, और जितनी उनके अंदर अकल है और जितनी उन्होंने पढ़ाई लिखाई करी है उन लोगों ने, उस हिसाब से उनको पता नहीं है कि कैसे इस माहौल को मैनेज करा जाए। तो हालत यह है कि उनको ना तो नींद आ पा रही है, ना वो जाग पा रहे हैं। जागते हैं तो ये कहानी ये सुनाई देता है ये बार बार कि अरे अरे उसके बच्चे की माँ बन गई, उसके बच्चे की माँ बन गई। तो एक तो पहले ही वो चिड़े पड़े थे इतने बुरी तरह से कि छोड़ेंगे नहीं, ये कर देंगे वो कर देंगे, बहुत गंद बका। आप जानते हो पूरे के पूरे कितना गंद बक रहे थे वो इसके अंदर, उनके खिलाफ में फुल फुल गंद बका जा रहे थे। पहले ही देखा होगा आपने कि कभी उसके इल्जाम लगाते थे उसके ऊपर कि बहुत कुछ बोला। मैं ऐसे शब्द में दोबारा यूज नहीं करना चाहता। वो तमाम चीजें उन्होंने कही जो आप सबने वीडियो देखी होगी, बहुत सारे जितने भी फॉलोअर्स हैं इस केस के वो सब जानते हैं कि किस तरह की डायलॉग बाजी करी गई थी। इतना गंदे गंदे उसका कैरेक्टर हनन, चरित्र हनन करने के जो जिस तरह के दुरुपयोग करे गए थे भाषा का, इतना गंद संद बका था उन्होंने। सीमा के बारे में बहुत कुछ कहा था उन्होंने, लेकिन वो सब कुछ जो भी उन्होंने गंद बका था ना, वो ऊपर वाले ने, गॉड ने इकट्ठा करके इन्हीं के मुंह पे मार दिया सारा कुछ। तो इससे ये बुरी तरह बौखला गया कि यार क्या करें, ना तो वो केस जीत पाए, है ना, ना ना वो वापस आ पाए, ना बच्चे मिल पाए, ना केस जीत पाए, केस भी विड्रॉ हो गए सारे के सारे, है ना। गेम खत्म हो गई, जितना अहंकार था लोगों का, इतनी गालियां बक रहे थे, इतनी बकबक कर रहे थे, सब कुछ मिट्टी में मिल गया, खत्म। और अब ये उसके ऊपर ये समझ लो कि उनके लिए खुशखबरी है, सचिन और सीमा के लिए खुशखबरी है। वो इसको खुशखबरी के रूप में ले रहे। नए साल से पहले नए साल की खुशखबरी है कि नए साल के अंदर उनके घर में एक नन्ना मुन्ना बच्चा आने वाला है, और इसको देख के वो बहुत ही रोमांचित है, बहुत ही खुश है। वो ये समझ, वो तो जश्न मना रहे हैं कि नए साल में नए खुशखबरी तो उन्होंने अभी दी है, लेकिन बच्चे का जन्म तो नए साल में ही होगा जाके। तो वो सब वो तो समझ लो कि सपने में भी नाच रहे हैं, बहुत खुश है वो। और पाकिस्तान में क्या हाल आप जानते हो। एक तरफ तो अफगानिस्तान में जो टीपीपी है जो है, उन्होंने उनका बैंड बजाया और दबा के बैंड बजाया। वैसे पाकिस्तान ने भी उनके ऊपर अटैक कर दिया था। बेचारे जो वजीरिस्तान के लोग थे, पश्तून लोग जो थे, उन लोगों पे पहले भगाया उनको, फिर वो बेचारे शरण लिए अफगानिस्तान में जाके, तो उनके ऊपर बॉम्ब मारे इन्होंने बॉम्ब मारे पाकिस्तान के जो आर्मी वाले हैं और इनके जो सेना के लोग हैं, जो भी रूलिंग पार्टी वाले, इन्होंने उन पे बॉम्बिंग किया। उसमें करीब करीब 47 के करीब लोग मर गए थे, 46-47 लोग मर गए। तो उसके बाद में पाकिस्तान जो तालिबान है, अफगानिस्तान का जो तालिबान है, उसने कहा कि हम छोड़ेंगे नहीं, तो मैं बदला जरूर लेंगे इस चीज का। तो उन्होंने भी रिटेलिएशन के अंदर इनके ऊपर अटैक किया और इनके भी काफी सारे सैनिक मर गए। 2 चौकियों के ऊपर कब्जा कर लिया गया इनकी और पाकिस्तान की, और 15-16 सैनिक भी मारे गए। तो लगातार वो भी बदला ले रहे हैं। और सबसे बड़ी चीज है कि 15,000 के करीब, करीब करीब 15,000 के करीब जो पश्तून जो है लड़ाका, वो पाकिस्तान की तरफ मार्च कर रहे हैं। वो अटैक करना चाहते हैं उनको। जो उनकी जमीनें थी, ये पश्तूनों का जो एरिया है पाकिस्तान के अंदर, बहुत बड़ा एरिया है, कोई छोटा मोटा एरिया नहीं है। जो नॉर्थ वेस्ट फ्रंट का जो एरिया है ना पूरा, और फाटा का जो है, जहाँ ट्राइबल दूसरी ट्राइबल्स भी हैं वहाँ पे, वो पूरा जोन समझ लीजिए कोयटा, पेशावर से लेकर कोयटा तक बहुत बड़ा जोन है। और पश्तून इतनी बड़ी एक ट्राइब है कि उनका वहां तो राज ही है अफगानिस्तान के अंदर तो, लेकिन यहाँ पे भी ना उनका पाकिस्तान के अंदर भी अच्छी खासी परसेंटेज है। उनके करीब करीब ज्यादा भी नहीं तो
15%, 14-15% के करीब पश्तून है पाकिस्तान के अंदर भी। अलग बात है कि पंजाब के ज्यादा है गिनती के अंदर वो लोग, और वहाँ के लोग राज कर रहे हैं वहाँ पे, और पाकिस्तानी पंजाब के जो लोग हैं। लेकिन वहाँ पे सबसे ज्यादा जो पॉपुलेशन है वो दूसरी लॉबीज की ज्यादा है, काफी सारी है। टोटल मिला के जो नॉन पंजाबी है उनकी काफी है, लेकिन उनमें एकता नहीं है शायद, वरना वो सत्ता में आ सकते हैं पाकिस्तान के अंदर। जो पंजाब के लोग हैं वहां पे, जो पाकिस्तान के अंदर जो लगातार सत्ता में रहे हैं, वो करीब करीब 44% के करीब है। लेकिन बाकी जो अगर बलूच है, बलूच का एरिया काफी बड़ा है और फुल ऑफ मिनरल्स एंड काफी कुछ है उस एरिया के अंदर, लेकिन लेकिन वो संख्या में बहुत कम है। उनके बेचारे, मेरे को लगता है ज्यादातर बलूच और लोगों को मार दिया गया है या वो जान बचा के भाग चुके हैं वहां से। बलूचिस्तान बहुत बड़ा एरिया है, उस बलूचिस्तान का काफी हिस्सा जो पाकिस्तान में सबसे ज्यादा हिस्सा है, ईरान में भी है और अफगानिस्तान में भी काफी हिस्सा है उनका। तो बलूचिस्तान अपने आप में बहुत बड़ा देश है, लेकिन वो बेचारा 3 देशों के अंदर बटा हुआ है, इसलिए वो अपनी आजादी नहीं मांग पा रहे हैं। और ये हालांकि उनके जो ज्यादातर यूथ है ना, वो मार दिए गए हैं या देश छोड़ के भाग चुके हैं। तो वहां पे उनकी परसेंटेज जो है ना बहुत ही कम है, सिर्फ 4% के करीब है बलूचिस्तान के अंदर जो लोग बचे हैं। बाकी बुरी हालत है, आप सोच सकते हो कितना बुरा हाल उन लोगों का हो चुका है वहां पे। अब सिंधु देश है, वो भी सिंधु अलग मांग रहे हैं, बलूचिस्तान आजादी अलग मांग रहा है, और फाटा अलग मांग रहा है आजादी। वजीरिस्तान के लोग अलग आजादी मांग रहे हैं, और पीओके के लोग अलग मांग रहे हैं। पीओके अगर हम देखते हैं तो पूरा जिसको आजाद कश्मीर बोलते हैं, और वो जो गिलगित बाल्टिस्तान है, पूरा एरिया पीओके का ही हिस्सा है, और वो सब के सब आजादी मांग रहे हैं वहां पे पाकिस्तान के अंदर। इस्लामाबाद, रावलपिंडी और थोड़ा बहुत एरिया लाहौर का हो सकता है, बस ज्यादा बाकी कोई पाकिस्तान नाम की कोई चीज नहीं है वहां पे। कोई जबरदस्ती का शासन है। नमस्कार आप सभी को, नमस्कार। हर हर महादेव, हर हर महादेव, जय श्री राम। तो ये हाल है वहां पे कि पाकिस्तान के अंदर आज की डेट पे घमासान छिड़ चुका है वहां पे, और हैदर की तरफ पता नहीं ध्यान जा रहा है उनका, नहीं जा रहा है तो कह रहे इसकी तो लुटिया डूबी गई, अब पाकिस्तान की भी लुटिया डूब जाएगी। तो वो पाकिस्तान के अंदर भारी जंग है, संघर्ष चल रहा है वहां पे, जबरदस्त संघर्ष चल रहा है वहां पे पाकिस्तान के अंदर। और एक तो इंटरनल सिविल वॉर जैसा हो रहा है हालात वहां पाकिस्तान के अंदर। देखते हैं कि इमरान खान के सपोर्टर्स लगातार, आप रावलपिंडी देख लीजिए, इस्लामाबाद देख लीजिए, उसके बाहर की तरफ, अंदर शहर में नहीं आने दे, लेकिन वो बाहर तो है ही, लाहौर कई अलग अलग जगहों पे, अलग अलग जो इलाके हैं पाकिस्तान के, वहां प्रोटेस्ट लगातार जारी है उनके। और पाकिस्तान जो इमरान खान को अंदर किया हुआ है, जो एक इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर था, इलेक्टेड जो लीडर था, उनकी पार्टी जीती थी लेकिन उसको जेल में डाल दिया गया, और जबरदस्ती की नवाज शरीफ और इनके साथ में तिकड़म भिड़ा के आर्मी ने शहबाज शरीफ को कंटिन्यू करने दिया। और ये हाल है पाकिस्तान का कि वहां डेमोक्रेसी नहीं है बिल्कुल भी। वहां सिर्फ और सिर्फ आतंकवाद को सपोर्ट करते हैं वो लोग। पढ़ाई लिखाई और जितने भी अच्छे काम है जनता के लिए जो करे जा सकते हैं, वहां की पब्लिक के लिए जो करे जा सकते हैं, वो कुछ भी नहीं हो रहे हैं। वहां हाहाकार मचा हुआ है। जितना भी थोड़ा बहुत सोशल मीडिया के अंदर लोग कुछ कर पा रहे हैं, वो भी इंडियन चीजों को सपोर्ट करके ही कर पा रहे हैं, वरना उनको वो सब्सक्राइबर्स में नहीं मिलेंगे इंडिया के। तो कहीं ना कहीं इंडिया से रिलेटेड टॉपिक्स पे ही वो काम कर रहे हैं। ज्यादातर जो सपोर्ट कर रहे हैं इंडियन चीजों को, अप्रिशिएट कर रहे हैं बेसिकली, वो अप्रिशिएट कर रहे हैं जो इंडियन रूल्स को, उनकी पॉलिसीज को, जो इंडिया के अंदर जितनी तरक्की हुई है उन चीजों को अगर वो सब अप्रिशिएट कर रहे हैं, और वो कंपेयर कर रहे हैं कि भाई पाकिस्तान का ये हालत हुआ पड़ा है, वहां पे बुरा हाल है। नमस्कार। कीप द फोन वर्टिकल इन लाइव वीडियो, कीप द कैमरा वर्टिकल, नॉट फ्लैट। अरे यार मैं क्या बताऊं, मैं पहले ऐसे रख रहा था तो उसमें भी लोगों को दिक्कत हो रही थी। काफी सारे लोग बोल रहे थे कि यार ऐसे रखो कि हमें कैमरा ना फोन, मैं पहले तो वर्टिकली बनाता था, तो उन्होंने बोला कि बहुत सारे लोग मेरे को बोल रहे हैं कि हम फोन तो ऐसे रखते हैं, जो जब सुनते हैं ना बाद में आपके, तो फोन को सीधा रखने में दिक्कत होती है, तो ऐसे ही हम सारी पिक्चर वगैरह हॉरिजेंटल देखते हैं। तो उन्होंने बोला हॉरिजेंटल रखा करो। अब ये इसलिए मैंने हॉरिजेंटल करना शुरू करा इसको, वरना मैं तो तमाम उस पे तो वही करता था, वर्टिकली रखता था। अब इस पे हॉरिजेंटल रखने लगा क्योंकि ख्याल सिर्फ लाइव के लिए फिर मुझे वर्टिकल करना पड़ेगा, जो बाकी जो वीडियो है वो फिर हॉरिजेंटल रखना पड़ेगा। लाइव के लिए कुछ लोगों ने मुझे बोला कि आप हॉरिजेंटल रखिए, कि हमें कहीं पे भी रसोई वगैरह में भी हम बाद में सुनते हैं आपकी वीडियो को, तो वो लगा देते हैं साइड में, तो गिरने का चांस होता है ऐसे वर्टिकल, तो हम उसको फ्लैट रख देते हैं पुणे के अंदर एक तरफ दीवार के सहारे,
और सुनते रहते हैं ईयरबड्स लगा के या फिर वॉइस ओपन करके सुनते रहते हैं, तो उनको ये दिक्कत हो रही थी लोगों को। तो इस वजह से मैंने ये शुरू किया, वरना तो मैं केवल जी मैं तो वर्टिकली करता था, ये हॉरिजॉन्टल तो अभी शुरू किया मैंने। अब लेट्स सी कि अगर और कमेंट्स भी आते हैं, आप कह रहे हैं, मैं ध्यान रखूंगा इस चीज का, आई ट्राई कि अगर करना चाहता हूं तो। वैसे हाँ, वो वही रीजन आ रहा है कि लोगों को ना रखने की दिक्कत आ रही है शायद, ऐसे करके मैं उस वीडियो पे तो वर्टिकली करता था। अब इस पे हॉरिजॉन्टल लोग कह रहे हैं कि हम सारी वीडियो हॉरिजॉन्टली देखते हैं, तमाम वीडियो जितने भी चैनल्स के ऊपर, आप इसको क्यों करते हो वर्टिकल। और भी बहुत लोगों ने मुझे टोका कमेंट्स के अंदर कि आप वर्टिकल मत करा करो, ऐसे करा करो जो हम आराम से रख के देख सके। दिस वॉज द रीजन। रिकॉर्ड वीडियो में हॉरिजॉन्टल, हाँ वही 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 वो कह रहे हैं। चलो कोई बात नहीं, आप बोलते हो तो मैं नेक्स्ट वीडियो से आपको, अभी तो ये देख लो किसी तरह से, अगली वीडियो में मैं फिर वो कर दूंगा, वरना पूरा सेटअप बिगड़ जाएगा इसका, हैंग हो जाएगा, फिर कैमरा बंद हो जाएगी वीडियो। तो ठीक है, अभी देख लीजिए, मैं कर दूंगा, कैरी ऑन, नो प्रॉब्लम, थैंक यू। तो ये एक्चुअली जो हालात है ना, पाकिस्तान के अंदर आग लगी पड़ी है। बांग्लादेश का तो आप जानते हो कितना बुरा हाल है, वहां तो लाले पड़ेंगे, अब देखना भूखे मरेंगे वहां के लोग। इंडिया से पंगा लेने का मतलब जानते हो क्या होता है? उनको अच्छी तरह बांग्लादेशियों को समझ में आ जाएगा कि इंडिया से पंगा कैसे लिया जाता है। और चिन्मयदास जो जो इस्कॉन के जो पुजारी थे चिन्मयदास, उनकी 2 जनवरी को बेल एप्लीकेशन दोबारा लगेगी। उनकी बेल के लिए जो डेट है वो उनको 2 जनवरी का टाइम दिया उनको, जो अभी आ जाएगी 1 और 2। और उस समय उनके वकील को वहां पे उनका केस नहीं लड़ने दिया, उसके वकील को मार पिटाई करके आईसीयू के अंदर पहुंच गया बेचारा वकील, तो उसकी हालत खराब। अब जस्टिस कैसे मिलेगा, न्याय मिलेगा नहीं। रोड पे दंगा फसाद करने वाले लोग जाके जबरदस्ती सरकार बना के बैठे हैं और बात करते हैं तमाम चीजों की, डेमोक्रेसी की डेफिनेशन सिखा रहे हैं। आता जाता कुछ है नहीं, इन लोगों को गुंडे मवाली पहुंच गए वहां पे। अरे आप पहले इलेक्शन करिए, वहां पे इलेक्शन करके आप सत्ता में आइए, तब बात करना। पहले जनता से चुनिए, आपको चुनेगी ना जनता, तब पता चलेगा कि आप सही हो या गलत हो, ठीक है। जब आप गलत हो, आपने कभी इलेक्शन लड़ा नहीं, है ना। बांग्लादेश का ये हाल है, जो मोहम्मद यूनिस जो है वहां के, अब वो जबरदस्ती सत्ता पे काबिज हुए बैठे हैं, और उनके जो बंदे हैं, जो साथी है, वो भी जबरदस्ती बैठे हुए। गुंडागर्दी, रोड पे पत्थर मारने वाले लोग, वो लोग जाके सत्ता में बैठे हैं और डायलॉगबाजी कर रहे हैं, इंडिया से पंगा लेने की कोशिश कर रहे हैं। अब इंडिया ने खाना पीना भी बंद कर दिया ना, हालत खराब हो जाएगी इनकी चारों तरफ से। वैसे तो जमीनी हमारी, हम किसी बांग्लादेश और पाकिस्तान को कोई वैल्यू नहीं देते, हम उनको मान्यता ही नहीं देते। वो हमारी जमीन है, देर सवेरे हमारे पास ही आएगी और हम लेंगे उसको। अब ये सरकार की पॉलिसीज के ऊपर वो कैसे उसको मैनेज करते हैं। अब सरकार के बंदे बोलते हैं प्लीज हमारे को पीओके दे दो, अरे हंसी आती है, ऐसे कोई देता है? सरकार के बंदे, हमारे यहाँ के सरकार के बंदे बोलते हैं प्लीज पीओके वापस दे दो, हमारा पीओके वापस दे। अरे पागल है क्या? ऐसे कोई देता है कि ये लोग पीओके ले लो, प्लेट में डाल के दे देगा? ये मजाक उड़वाते हैं अपना यार। जो चीजें गुंडागर्दी से गई है ना, गुंडागर्दी से गई है, वो वैसे ही आएगी। टिक पोट काट जब तक नहीं होगा ना, तब तक वापस नहीं आएगी। और आप सोच रहे हो वो रिक्वेस्ट करोगे वो दे देगा तुम्हें पीओके? अरे कैसा जोक बनवाते हो यार अपने बीजेपी वालों। चलो जो भी है, अब ये हालत है इनका। वो कांग्रेस तो बोलता ही नहीं, वो तो कहता है सब तुम्हारा ही है, यहाँ पे भी वहां पे भी। तो कांग्रेस की तो हालत ही कुछ और है। वो तो जा जाके उनको बोलता है, गवर्नमेंट के लिए कंप्लेंट करने जाते हैं मणिशंकर अय्यर जी, वहां पे जाके देखो इसको समझा लो, इसको समझा लो, नाम लेते हैं बीजेपी के लीडरों का। तो अब ये हालत है पाकिस्तान कांग्रेस का, तो बहुत ही बुरा हाल है, ठीक है। रही बीजेपी वोट बैंक के चक्कर में बातें करती है देशभक्ति की, बांग्लादेश की या फिर पाकिस्तान की, लेकिन हकीकत आप सबको पता है। लेकिन फिलहाल पाकिस्तान के अंदर हालत बहुत खराब है, पाकिस्तान के अंदर हालत बहुत खराब है। इससे बेचारे हैदर की तरफ कोई देखना नहीं चाहता है। हैदर भैया तेरा जो भी होना है हो, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। पूरे पाकिस्तान में आग लगी पड़ी है और हैदर अब क्या करेगा? हैदर अब चिल्ला रहा है, गला फाड़ रहा है, उल्टा सीधा गालियां बकेगा, उसका और ज्यादा खराब होगा ये मैच, कोई फायदा नहीं होने वाला। लेकिन हाँ ये है कि ये मसाला तो चल जाएगा, मसाला मिलता रहेगा, जो एपिसोड बनते रहेंगे लोगों के, मसाला मिलता रहेगा। जो केस है ना दबेगा नहीं, ये बात है। हैदर जितना भी कुछ भी होता रहे, उधर वो नाचते रहेंगे। ये पूरा का पूरा एपिसोड दोबारा पूरा केस रिवाइव हो गया। अब देखो क्या क्या होता है आगे। अब फिलहाल ये प्रेगनेंसी की रिपोर्ट जो है ना, उसने इनके घावों पे ना मिर्च लगा दी बेचारों के। ये क्या भैया, तो इनके घावों पे ना मिर्च लगा दी। हैदर और इनके जितने समर्थक हैं,
इंडिया या पाकिस्तान के अंदर जितने भी उनके चमचे हैं, और चमचे या समर्थक जो भी कह सकते हो, तो वो उनका बुरा हाल, वो खूब गालियां बक बक के ना, उनके गालियां बक बक के उनके मुंह में भी कीड़े पड़ चुके हैं। इतनी गालियां बकी है उन्होंने सब लोगों को कि उनके मुंह में कीड़े पड़ चुके हैं, उनके पिछवाड़े में भी कीड़े पड़ चुके हैं। बुरा हाल है उन लोगों का, उनको कुछ समझ में नहीं आ रहा, मिर्चें लगी है जिगर में, दिल में, जान में, बुरी हालत है उन लोगों की। उनको ये नहीं समझ में आ रहा कैसे मैनेज करें इस केस को, राइट। तो बहुत सारे लोग थे उनके चमचे इंडिया में भी थे, पाकिस्तानी चैनल्स पे बहुत सारे चमचे थे उनके, और वो सारे के सारे मिल के कोशिश कर रहे थे कि बुरा भला क्या किया कि ये केस जीत जाए। लेकिन कैसे जीतोगे केस? केस ऐसे थोड़ी जीता जाता है। केस इतने आसानी से जीत जाते हैं तो फिर ये न्यायालय की क्या जरूरत है, वकीलों की क्या जरूरत है? फिर तो किसी की भी जरूरत नहीं है, गाली बक के केस जीत लो। इतना आसान लगता है इन पाकिस्तानियों को, मुझे हंसी आती है यार। खूब इन्होंने ड्रामा करा, खूब तमाशा करा, काफी सारे चैनल की तो रोजी रोटी इसी से चलती है कि बस किसी तरह से गालियां बको, चैनल को ग्रो करो, है ना। वो कहते हैं कि थिंक एंड ग्रो रिच, वो एक है ना बुक है, तो ये कहते हैं अब्यूज एंड ग्रो रिच। ये इनका नया हुआ है कि गाली बक के अमीर बनो। तो गाली बक के अमीर बनने का कोई नया प्रिंसिपल अगर देखना है आपने तो पाकिस्तानियों से सीखो। उनको कुछ नहीं कर सकते, लड़ाई की जगह गालियां बकना शुरू कर दो, इनको बॉर्डर पे भेज दीजिए बॉर्डर पे खड़े होकर दूसरे देश को गालियां बकते रहेंगे, लाउड स्पीकर से देश ये सोचेंगे भाग जाएगा डर के। तो ये इनकी पॉलिसी है, नेशनल पॉलिसी है पाकिस्तान की, कि जितना गंद इनके दिमाग में घुसा हुआ है ना, इनके शरीर में भी उससे ज्यादा है और उनके दिमाग में भी उससे ज्यादा है। तो ये लोग गंद बक्के, इनकी आदत इनके मुंह में आ जाता है सारा गंद निकल के। तो ये जो भी गंद बकते हैं सोचते हैं गंदा फॉल लैंग्वेज यूज करो, गंदी लैंग्वेज यूज करो और जीत जाओ। ऐसे थोड़ी जीतते हैं भैया, यहाँ पे कोर्ट है, यहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर है, यहाँ कोर्ट है, पूरा सिस्टम है भैया, जजेस है यहाँ पे, तमाशा नहीं हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे ऐसे नहीं जीता जा सकता मेरे पाकिस्तानी XYZ तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। मुझे दया आती है तुम लोगों के ऊपर, लेकिन जो भी है तुम्हारी जो हालत है तुम्हारी गलती नहीं है। अगर तुम पढ़े लिखे होते तो डेफिनेटली तुम्हें फर्क पता होता है कि इंडिया और पाकिस्तान में क्या फर्क है। यहाँ पे एक कानून का ब्लॉगिंग या यूट्यूब चैनल नेम इंडिया एल्गोरिदम। इंडिया एल्गोरिदम, हाउ मेनी सब्सक्राइबर्स? अभी तो नया है यार, इसमें आवाज जा रही होगी तुम्हारी। नया चैनल 2,500-3,500 हजार से करीब। मैं बोलूँ मैं एक वीडियो एडिटर हूँ, क्या आप वीडियो एडिट करा सकते हैं? श्योर, व्हाई नॉट, प्लीज गिव मी योर नंबर एंड मैं मेरा नंबर ऑनलाइन यहाँ पे लिखो, यहाँ लिखो। अगर जरूरत पड़ेगी तो डेफिनेटली और मैं किसी को रेफर भी कर दूंगा दूसरे लोगों को। आई एम सॉरी, अभी कोई हमारे गेस्ट आगे बीच के अंदर, मैं आई विल कंटिन्यू। ये हमारे गेस्ट है, छोटे गेस्ट है हमारे, ठीक है। ये एडिटर है, हमारे एडिटर है, नए एडिटर है, ये एडिट करेंगे आगे से, ठीक है। व्हाट्स योर नेम? समर्थ राणा, ओके, समर्थ राणा, ठीक है। तो ऑल द बेस्ट, विल कंटिन्यू, आई विल टॉक टू यू। और मैं कोई और किसी को भी जरूरत होगी मैं रेफर करूंगा आपका नंबर, ठीक है। व्हाट्सएप पे कंटिन्यू, बाय, टेक केयर। तो ये दोस्तों है, बच्चा है यार, टीनेजर है और एडिटर है। लेट्स सी वी कैन टेक हिज हेल्प, व्हाट इज द प्रॉब्लम। तो दोस्तों ये है किसी को रोजगार मिलता तो अच्छी बात है यार, किसी काम। यही रीजन है कि हमने पाकिस्तान के जितने भी चैनल गंद बक रहे थे ना, उनपे उनको सही टारगेट करके हमने उनके खिलाफ कुछ भी ऐसा नहीं करा जिससे कि उनका रोजगार खराब हो। हमें पता है कि ज्यादातर वो रोजगार भूखे मरते हुए कर रहे थे, बेचारों को काम धंधा नहीं था, पाकिस्तानियों के पास बुरा हाल था। तो हमने कहा करने दो यार, हमारा क्या जा रहा है। हमारे पास बहुत सारे सबूत थे, उन केसेस को कैसे वापस करा, ये करा, वो करा, XYZ, हमारे पास बहुत सारे सबूत थे, लेकिन हमने नहीं करा, नहीं लाए ओपन में कि यार छोड़ो, कोई कमा के खा रहा है यार, खाने दो, हमारा क्या जा रहा है ना। तो ठीक है, एक हद तक तो समझ में आता है कि चलो ठीक है, लेकिन ज्यादा गंद नहीं होना चाहिए ना। ज्यादा गंद होता है फिर जवाब देना पड़ता है। बाकी हमें किसी से क्या लेना देना, कोई अगर किसी की रोजी रोटी चलती है चलने दो यार, है ना। लेकिन हाँ, एक मर्यादा होनी चाहिए, उसकी मर्यादा होनी चाहिए कि आप किस मर्यादा के अंदर किस तरह के किस हद तक कुछ बोल सकते हो। ये नहीं किसी भी इतना गंद बका, सीमा के बारे में कितना गंद बका उन लोगों ने, सीमा को इतना बुरा भला कहा, कितने गंदे 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 शब्द उन्होंने बोले। शायद वही उनके चलता हुआ, उनकी फैमिली में, अपने उनके दोस्तों में यही सब गंद चलता हुआ, तो इसलिए वो लोग वही उसी चीज के अंदर ज्यादा अच्छे थे और उन्होंने वही सब गंद मचाना शुरू कर दिया। अब ये देखते हैं कि इस गंद के बाद रिजल्ट पूरा गंद निकल के उन्हीं के चेहरे के ऊपर आके गिर गया और वो बुरी तरह से केस हार गए और
बौखला गए कि समझ में नहीं आ रहा क्या करे। अब ये हैदर भाई जाके वो तो तैयारी कर रहे थे सऊदी अरब जाने की, सऊदी अरबिया जाने की पूरी पूरी तैयारी कर रखी थी उन्होंने, पता नहीं गए हैं नहीं गए मुझे आई डोंट नो, लेकिन उनका वीडियो तो आ रहा है, मैंने देखा नहीं काफी दिन से, अभी देखता हूँ एक दो वीडियो लेटेस्ट उनका क्या कहानी है, लेकिन मैं जो लोग मुझे बता रहे हैं कि वो गाली बक रहे हैं पूरी तरह से, तो बौखलाहट उनकी जेन्युइन है यार। अब जेन्युइन क्या कि आप खुद समझ लीजिए, या तो उनको आगे बढ़ जाना चाहिए मेरे ख्याल से, ही शुड अंडरस्टैंड कि मूव ऑन करना सबसे अच्छी पॉलिसी है। आप आगे बढ़िए, अपनी जिंदगी को देखिए, आगे जो भी पॉसिबिलिटीज आप उसको देखिए। अगर आप इन सबको छोड़ के उलझते रहोगे, अब कुछ होना तो है नहीं यार। अब ये फिलहाल ये हालत है कि हैदर का हाल ये है कि ना घर का ना घाट का, ना वो यहाँ का रहा ना वहां का रहा। अब ऐसी हालत और भी बिगड़ जाएगी उसको कि किंजा भी चलेगी छोड़ के उसको, ये तो इधर गई वो भी उधर चलेगी। अब वो क्या करेगा हैदर बताओ। गलती तो उसकी है, टाइम पे हमने बहुत समझाया था, दूसरे चैनल के ऊपर वीडियोस डाल डाल के हमने समझाया था कि भैया तुम ये यहाँ पे कुछ हासिल नहीं होना, तुम्हें जो कुछ हासिल होना है वहां हो जाएगा, तुम आगे बढ़ो अपनी उसके साथ ही, नई वाली के साथ ही चले जाओ यार। जिंदगी में कोई कमी थोड़ी है, 4-5 बच्चे तो वो भी उसके भी होंगे ही और तुम्हारे हो जाएंगे, पिछले 2-3 बच्चे तुम्हारे पिछली वाली पहली वाली के हैं, तो काफी और कर लेना यार, कितने क्या 50 बच्चे करने का, 2-3 तो हुए, उनको नहीं पाल पा रहे, अपनी माँ को नहीं पाल पाए, उन बच्चों को नहीं पाल पाए जो बच्चे थे उसकी पिछली बीवी के, है ना, पहली वाली बीवी के, उनको नहीं पाल पाए। फिर इसमें और कर लेना यार, 3-4 तुम्हारे तो वहां पे रिवाज है, जितने मर्जी कर लो बच्चे, हमारे इंडिया में तो नहीं है ऐसा। एक पहला बच्चा अभी नहीं, दूसरा बच्चा कभी नहीं, ऐसा था। तो ऑलमोस्ट एक बच्चे के बाद नहीं सोचे, ज्यादा ज्यादा 2 बच्चे मैक्सिमम के मैक्सिमम। किसी के बच्चे लड़का नहीं हो रहा या कुछ ऐसी प्रॉब्लम होती है, या लड़की नहीं हो रही, एक लड़का हो गया लड़की हो गई, तो ऐसा करने के चक्कर में तीसरा भी हो जाता, लेकिन उससे ज्यादा नहीं करा जाता। यहाँ पे 2 मैक्सिमम मैक्सिमम है। एक कई तो ज्यादातर एजुकेटेड लोग तो एक ही बच्चा करते हैं, भैया उसी को अच्छा पाल पोस के अच्छी एजुकेशन दो, अच्छा स्वास्थ्य, हर कुछ अच्छी दोगे उसको, उसी का भविष्य बन जाए तो भी गनीमत है आपको। अगर ये सोचते हो कि आपके बुढ़ापे का वो सहारा बनेगा, तो एक अगर अगर एक खराब निकल सकता है तो 10 भी खराब ही निकल सकते हैं, कोई गारंटी है उसमें, संस्कार तो आप ही के होंगे ना। लेकिन चलो माहौल खराब हो जाता कई बार, कुछ बच्चे तो इस चक्कर में लोग सोचते हैं कि हमारे बुढ़ापे का सहारा, कौन भी नहीं होता है बुढ़ापे का सहारा, ना बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया पैसा होगा ना तो सब आपके अपने हैं। पैसा नहीं है आपके पास तो ना बच्चे ना बीवी ना कोई आपका नहीं है, कोई नहीं है, सब फ्लैट है ये जिंदगी। सबसे बड़ा रुपया, अगर आप पैसे नहीं दोगे, अपने बच्चों को पैसे नहीं दोगे, खर्चों को पैसे खर्चे के, जितने लोग पाकिस्तान के लोग भिनभिना रहे थे ना हैदर के लिए, ये पे कर रहे थे, गाली गलौज करते, आप एक बात बताइए, किसी के पास भी पैसे नहीं ना, आपकी बीवी आपको छोड़ के भाग जाएगी, गारंटी ले लो आप। बोलो पैसा बड़ा है या बताओ क्या बड़ा है, मुझे बताओ, भागेगी नहीं? कोशिश करके देख लो। आप बच्चों को खाना नहीं दो, कितने दिन तक भूखी रहेगी, परेशान रहेगी, भाग जाएगी, छोड़ किसी और के पास चले जाएगी। तो क्या बड़ा है? आप बातें करते हो दीन की और ये और XYZ तमाम चीजें बातें करते हो, लेकिन अल्टीमेटली क्या बड़ा है दुनिया के अंदर? सबसे बड़ा रुपया है, बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। तो पैसे कमाना सीखो भैया, पैसे होंगे तो और भी मिल जाएगी बंदी। अब आज हैदर कमा रहा है, चाहे यूट्यूब के थ्रू कमा रहा है या वहां जाके सऊदी अरब में कमा रहा है, कैसे भी कमाएगा वो, तो उसको पता कमा सकता है, वो मेहनती बंदा है, वो पाकिस्तान में भी कमा सकता है, अगर वहां पे जॉब नहीं है ज्यादा तो बाहर तो कमा ही सकता है, वो एक बार गया है तो दोबारा भी जा सकता है, वहां पे उसका रोजगार का सिस्टम बन सकता है, तो वो पैसे कमा सकता है, उसको और मिल जाएगी लड़की। कोई वहां तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, वहां तो बुरी भुखमरी मची हुई है पाकिस्तान में, कोई भी कमाने वाला बंदा मिल जाए उसको 1 या 10 मिल जाती है, वैसे भी 4 तो अलाउड है वहां पे भी, है ना, इस्लाम में 4 अलाउड है, हम यहाँ तो हिंदू के अंदर तो 1 ही अलाउड होती है बस, वही जेन्युइन एक। अगर वो मर जाए या कुछ हो जाए या कुछ प्रॉब्लम हो, डिवोर्स वगैरह, तो दूसरी कर सकता है, वरना फिर वो भी एक ही होगी, ये नहीं कि 4 इकट्ठी, है ना, चेंज हफ्ते के 4 दिन, है ना, मतलब रोटेशन करते रहो, वो सब चीजें यहाँ पे पॉसिबल नहीं। तो फिर भी इतनी पॉपुलेशन है हमारे देश की, हम तो चाहते हैं कि कम से कम पॉपुलेशन हो, थोड़ा रोकथाम हो, यूनिफॉर्म सिविल कोड जल्दी से जल्दी पास हो, और जो भी हमारे जो लोग हैं, जो टोटल जितने भी लोग हैं, वो उनको अच्छी शिक्षा देके एक बेहतर इंडिया बन सके, वो योगदान दे सके, कंट्रीब्यूट कर सके अपने देश की तरक्की के अंदर, अपने देश की लॉ एंड ऑर्डर में, सिक्योरिटी में, और देश की ग्रोथ है उसमें कंट्रीब्यूट कर सके। जितने भी हमारे सिटीजन्स हैं इस देश के अंदर, सभी पढ़ाई लिखाई होनी चाहिए, उनको अच्छा मेडिकल फैसिलिटीज देनी चाहिए सरकार को, उनको अच्छी एजुकेशन देनी चाहिए,
और कम से कम या बिल्कुल फ्री देनी चाहिए ज्यादातर। अभी वैसे तो 12वीं तक तो फ्री है इंडिया के अंदर, लेकिन अगर कॉलेज की भी, अगर ग्रेजुएशन तक भी फ्री करे तो आई थिंक इट कुड बी अ वेरी नाइस स्टेप। ये बहुत अच्छा एक कदम होगा गवर्नमेंट के पास कि अगर फ्री, कई गवर्नमेंट के कॉलेजेस में तो कम से कम फ्री कर सकते हो जिससे कि वो आगे पढ़ सके, या ऑनलाइन भी फ्री करो, मेरे ख्याल से मिनिमम चार्जेस है उसमें भी, लेकिन फ्री भी कर दो। जो बिल्कुल भी अफोर्ड नहीं कर सकते, बहुत ही गरीब है, वो भी पढ़ लिख के अफोर्डेबल बन जाए, वो ऐसे बन जाए कि वो दूसरों को भी रोजगार दे सके। कई लोग फाइनेंशियल प्रॉब्लम की वजह से, पैसे की वजह से आगे नहीं पढ़ पाते, उनके घर में दिक्कत आती है। अब यहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट भत्ता भी शुरू होना चाहिए कि जो लोग बेरोजगार हैं उनको खर्चा मिलना चाहिए कि वो क्राइम की तरफ ना जाए, है ना। कम से कम खाने पीने का तो नौजवानों को मिलना चाहिए, जब क्योंकि अगर वो फ्यूचर में बिजनेस करते हैं, कोई शुरू करते हैं, तो उनको लगेगा कि यार सरकार ने भी हमें अनएम्प्लॉयमेंट भत्ता दिया था, हम भी सरकार को टैक्स देना चाहिए। यही हालत है कि यूरोप में जितने भी डेवलप कंट्रीज हैं उनके अंदर अनएम्प्लॉयमेंट भत्ता मिलता है लोगों को। जब वो बेरोजगार होते हैं तो सरकार उनको खर्चे का पैसा देती है मंथली, और जब उनका रोजगार लगता है तो वो खुश होकर टैक्स देते हैं। जब सरकार ही कुछ नहीं करती जनता के लिए तो फिर जनता टैक्स चोरेगी, वो कहेगी हमारे लिए सरकार ने तो कुछ करा नहीं। अब वो 42.5 और 42.5 और करीब 45-46 कितने उल्टे दूसरे इधर उधर के टैक्स मिला मिलोगे, इतना टैक्स देना पड़ता है यार, इतना टैक्स चूसते हैं खून जनता का, तो वो जनता कैसे सोचेगी बताओ टैक्स देने की, जब आपने कुछ नहीं करा उनके लिए। तो ये जरूरी है कि रेसिप्रोसिटी होनी चाहिए, ना सिर्फ दूसरे देशों के साथ पॉलिसीज में, बल्कि जनता के साथ भी सरकार की ऐसे सिस्टम होना चाहिए कि हम आपके लिए इतना कर रहे हैं, आप भी टैक्स दीजिए। तो जो रोना रोते हैं ना सरकारी लोग की, 2% 3% लोग टैक्स देते हैं, डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट तो सभी देते हैं, जीएसटी वगैरह सारे लोग कई कई बार देते हैं एक ही प्रोडक्ट के ऊपर। एंड प्रोजेक्ट तो जनता ही देती है, इंडस्ट्रीज कोई टैक्स नहीं देते, वो सारा टैक्स जोड़ के ना आगे कर देते हैं प्रोडक्ट को। और चमचागिरी, तलवे चाटे जाते हैं इंडस्ट्रीज के बड़े बड़े, ये सब कुछ जोड़ देते हैं, इतना टैक्स इतना टैक्स, और इतने का पीस बन गया, इतने का पीस बन गया, आगे भेड़ो बिक गया। आगे एंड बायर जाके वो 50 रुपए 100 रुपए की चीज 500 की 1000 की बिकती है, एंड बायर देता सारे पैसे, सब इंडस्ट्रीज जितने भी वो खर्चा जोड़े ना उसमें सब आखिरी जाके बेचारे ने किसने दिए सबके पैसे, आखिरी ने आप लोगों ने दिए, जनता ने जो खरीदती है उसको प्रोडक्ट को। और फिर कहते हैं कि ये तो जनता देती नहीं टैक्स। अब बता कौन समझा इन लोगों को, है ना। तो इन मूर्खों की टोली को कोई समझा नहीं सकता। अब ये बातें करते हैं 2% टैक्स देते हैं, 2.5% टैक्स, अरे वो तो डायरेक्ट इनकम टैक्स कह सकते हो, डायरेक्ट टैक्स, लेकिन बाकी भी तो इतने सारे टैक्सेस हैं इंडिया में, खून चूसा जा रहा है। आप अगरबत्ती लगाओ भगवान के, उसमें भी टैक्स है, हर चीज पे टैक्स है, हर चीज पे। तो आप सोचिए कि कितना बुरा स्थिति है, इस वजह से लोग भाग भी रहे हैं देश को छोड़ छोड़ के। तो ये तमाम चीजें अगर मैं कह रहा हूं कि पैसा अगर हो तो हैदर को अपनी जिंदगी आगे देखने में इतना फ्रस्ट्रेटेड होने की जरूरत नहीं है। अगर हैदर को लग रहा है कि यार बच्चा हो गया, वो तो होना ही था, आज नहीं तो कल होगा। अब जो क्या नाम है उनका, एक महिला है, वो कहती है कि लप्पू सा झिंगर सा होगा, वो तो जैसा ये है वैसा ही उसका बच्चा होगा। अब ये तो वक्त बताएगा, हम कुछ नहीं कह सकते इस बार में। नो टिप्पणी नो कमेंट, हम सिर्फ इतना कह सकते हैं कि भैया जो भी होगा अच्छा होगा। अब वो उसी से खून चल रहा है, उनका सबसे ज्यादा खून चलने का रीजन क्या है? पहले तो उसने हिंदू से शादी कर ली, क्योंकि पाकिस्तान में हिंदुओं की हालत बहुत खराब है। जो 20.5% हिंदू थे 1947 के अंदर, वो आज 1.6% बचे हैं पूरे पाकिस्तान में। खत्म कर दिए, मार दिए, कन्वर्ट कर दिए, रेप कर दिया, उठा के ले गए उनको, पूरा खत्म कर दिया उनको। ये हालत है कि आज पाकिस्तान के अंदर हिंदू लोग अपना मुस्लिम नाम रख के, कई इंटरव्यू मैंने देखे सोशल मीडिया के अंदर, लोगों ने वहां पे उनकी बस्तियों में जाके, कुछ हिंदू लोगों ने जो यूट्यूबर है उन्होंने इंटरव्यू लिया, तो उन्होंने बोला अपना मुस्लिम नेम बताया, तो किसी ने टोका तुम तो हिंदू हो यार, तुम्हारी पूरी फैमिली को मैं जानता हूं, तुम्हारा ये नाम है, तुम ये झूठ क्यों बोल रहे हो? तो वो कह रहा है कैसे सर्वाइव करें बताओ। तो ये हालत है, डर और खौफ का ये हालत है कि उनको नाम बदलने पड़ रहे हैं अपने जिंदा रहने के लिए। तो जिससे कि वो बिगर टॉर्चर्ड हुए, बिगर परेशान हुए, बिगर उनके घरों पे अटैक हुए, किडनैप हुए और रेप हुए, और जितना जुल्म उनके ऊपर अत्याचार होता है, नॉट ओनली हिंदू तो सबसे ज्यादा होता है, लेकिन नॉट ओनली हिंदू, जितने भी नॉन मुस्लिम है पाकिस्तान में, यहां तक कि अहमदिया मुस्लिम है, उनकी भी मस्जिदों को तोड़ दिया गया। और बहुत सारे जो शिया जो कम्युनिटी है उनके ऊपर भी अटैक करे जाते हैं, क्रिश्चियन कम्युनिटी पर भी अटैक करे जाते हैं। बाकी जितने भी
सुन्नी के अलावा जितने भी है ना उन सब पे अटैक करे जाते हैं। वहां पे बुरी हालत के अंदर है वो, वहां पे पाकिस्तान के अंदर आम जनता, नागरिकों के कानून, नागरिकों के अधिकार सब मिट्टी में मिल चुके हैं पाकिस्तान के अंदर। अधिकारों की कोई वैल्यू नहीं है वहां पे, सिर्फ आर्मी का रूल है और आर्मी का चलता है पाकिस्तान के अंदर और कुछ नहीं चलता। तो यही हालत है कि अब वहां पे बुरी तरह से बमबारी हुई है अफगानिस्तान के लड़ाका टीटीपी के जो तहरीक पाकिस्तान, तहरीक तालिबान पाकिस्तान, जो वो पहले ही ने बनाए थे, अच्छा तालिबान है हमारा, अच्छा तालिबान है, वो कह के उस तालिबान से लड़ने के लिए पैसे खाए जा रहे थे पूरी दुनिया से, अमेरिका वगैरह से। अल्टीमेटली उन्हीं को मारने के लिए भागे, आपस में झगड़ा हुआ तो उनको निकाल दिया। हजारों की संख्या में वो लोग जाके शरण लिए उन्होंने अफगानिस्तान में, अब उन पे बॉम्ब मार रहे हैं। इतने उनके लोग मार दिए तो तालिबान भी उन पर अटैक कर रहा था। ये हालत है। एक तरफ टीटीपी के जो लड़ाका है पश्तून, वो आ रहे हैं पाकिस्तान के अंदर अपनी जमीन को दोबारा से लेने के लिए, और दूसरी तरफ जो तालिबान है अफगानिस्तान के अंदर जो राज कर रहा है वो भी बदला ले रहा है, क्योंकि वो उन्हीं के पश्तून हैं, उनके पश्तून भाई हैं, तो उनके लिए लड़ाई जारी है। बलूचिस्तान को अभी तक आजादी नहीं मिली है, सिंध देश को भी नहीं मिली है, फाटा को भी नहीं मिली, वजीरिस्तान को भी आजादी नहीं मिली है, अभी पीओके को भी आजादी नहीं मिली, अभी बाल्टिस्तान, गिलगिट, इनको भी आजादी नहीं मिली है। सब संघर्ष कर रहे हैं। सिंधु देश जो है वो भी आजादी मांग रहा है, उनको भी अभी आजादी मिली नहीं है। बहुत छोटा सा हिस्सा इस्लामाबाद, रावलपिंडी और थोड़ा बहुत लाहौर के पासों का वही सिर्फ रूल कर रहा है, वो पंजाब का एरिया है पूरा, बस वहीं तक है। बाकी बुरी हालत है पाकिस्तान की, उनका कंट्रोल ही नहीं है सरकार का वहां पे, ऑलमोस्ट नॉन एग्जिस्टेंट है। यही रीजन है कि जो चाइना ने वहां पे जो एक योजना चलाई थी रोड वाली, वो बार बार अटैक होते हैं चाइना के सैनिकों के ऊपर और बहुत कुछ होता है उनके ऊपर। तो इस तमाम चीजों को देखते हुए वहां पे माहौल बहुत ही खराब है। और कराची तो पड़ता ही ऐसी जगह, बलूचिस्तान और सिंधु देश के वहीं पड़ता है वो, तो दोनों का ही असर है उस जगह पे। तो मिली जुली संस्कृति है वहाँ। तो ये कराची एक कॉमर्शियल सिटी है, लेकिन वहां पे भी आए दिन कुछ ना कुछ पंगा होता रहता है। तो ज्यादातर क्वेटा हो या पेशावर हो, वहां तो आए दिन बम फोड़ते रहते हैं, और बाकी भी जगहों पे यही हाल है। तो आप देखते हैं पाकिस्तान में इंटरनल सिविल वॉर भी जारी है, दूसरी तरफ अफगानिस्तान के साथ भी फुल फ्लैग वॉर की सिचुएशन बन रही है। वॉर लाइक सिचुएशन तो है, वॉर की सिचुएशन बन रही है अभी। तो आने वाले समय में क्या होगा, लेट्स सी, वी विल डेफिनेटली अपडेट यू। लेकिन अभी अगर हम सीमा हैदर की बात करते हैं, सीमा हैदर और सचिन मीना की बात करते हैं, तो दे आर वेरी हैप्पी इन देयर लाइफ, और अभी तक कोई भी दिक्कत नहीं है। जितनी भी दिक्कत हो रही है फिलहाल गुलाम हैदर और उनके समर्थकों को हो रही है। वो पचा नहीं पा रहे हैं कि करे तो क्या करे। इतने दिन से छाती पीट रहे थे जो पाकिस्तानी चैनलों के ऊपर आके, अब क्या करेंगे, किसकी छाती पीटेंगे। अब उनको समझ ही नहीं आ रहा है कि छाती पीटे तो किसकी पीटे। अभी ये हालत हो चुकी है इनकी, जो उनकी आदत पड़ गई थी, कई लोगों की तो आदत पड़ गई थी कि आधी आधी रात में आके अपना जहर उगलते थे, खाली बैठे क्या करते, है ना। कई तो महिलाएं भी हैं उसके अंदर, जो उनकी क्या बोलूं मैं, पाकिस्तानी चैनलों पे आके अपनी भड़ास निकालती थी, अपनी जिंदगी की फ्रस्ट्रेशन, जितनी भी फ्रस्ट्रेशन थी उनके अंदर, अपनी पर्सनल लाइफ के अंदर किसी भी वजह से थी, आधी आधी रात में आके उल्टा सीधा बोलते थे और 2:30-3 बजे तक बैठी रहती थी। और मेरे को क्या बोले, बहुत गालियां गलौच होता था वहां पे। लेकिन अल्टीमेटली उनको समझ में नहीं आ रहा है कि अब उनका डेली का रूटीन जो था ना, जो उनको साइकोलॉजिकली मजा आने लग गया था, गाली बक बक के, मुस्कुरा मुस्कुरा के गाली बकते थे एक दूसरे को, तीखी नोक जोक मजे लेते थे, उनके सारे मजे में खलल पड़ गया। केस भी खत्म, विड्रॉ कर लिए गए हैं केस भी। दूसरी तरफ हर बंदा अपने अपने काम में बिजी हो गया है। अब वो कह रहे हैं हमारी ये चाल है, तो भाई चाल भी देखते हैं बाद में क्या होता है। चाल तो सभी के पास होती है, चाल का जवाब भी होता है। वो चाल चलेंगे तो कोई ना कोई जवाब भी देगा उसका ना। हर मोहरा ये थोड़ी कि कोई भी बंदा मोहरा चल देगा शतरंज के बिसात पे और दूसरा बंदा ताली बजाएगा, ऐसे तो नहीं होता ना। और उनको ये भी पता होना चाहिए कि जो लेटेस्ट जो वर्ल्ड चैंपियन है ना हमारा इंडिया का है, डी गुकेश, है ना। तो उनको पता होना चाहिए, 18 साल का भी नहीं है वो, अभी 17 साल कुछ महीने का है, तो 18 साल, लगभग 18 साल के करीब है। वो वर्ल्ड चैंपियन लेटेस्ट हमारा है उसके ऊपर ही, और शतरंज का जन्म भी इंडिया में ही हुआ है, ठीक है। तो ये गलती मत करना कि इंडियन को चाल चलनी नहीं आती, उन्हीं को आती है। फिर आप बोलो कि वो इंडियन ही है जो लोग चाल चलने की सोच रहे हैं, तो कोई बात नहीं, भाई है वो भी, अपने चाल चलने में उनको भी कोई ना कोई रास्ता तो निकल ही आएगा। लेकिन फिलहाल ये रास्ता तो बाद में निकलेगा, वो बच्चा पहले निकल आएगा, वो तो बच्चे का जन्म पहले हो जाएगा। तो ये आप सावधान रखिए। आपने जो चाल चली कि भाई हम ये चाल चल रहे हैं, विड्रॉ करके ना सारे केस हमारी चाल है, और फिर हम वो खलल पड़ जाएगी चाल में,
तो ये हमारी चाल खराब हो जाएगी, तो इसलिए हम बताना नहीं चाहते, सारी चीजों को सीक्रेट रखना चाहते हैं। तो भैया आपने चाल चल ली विड्रॉ करके केस, और उस चाल का जवाब चेकमेट होती है ना, राजा को वजीर की सह, और वो तो उड़ गया राजा तुम्हारा। और उसने कैसे दी, उन्होंने बच्चे की खबर सुना के कि बच्चा होने वाला, प्रेग्नेंट हो चुकी है। ये मोहरा है ना, मोहरा जो अगला जो चेस के ऊपर, जो शतरंज के ऊपर अगला मोहरा है, वो बच्चा है, वो जन्म लेने वाला है, नया मोहरा वो आएगा, चेकमेट, खत्म। एक छोटे से पॉन से राजा को सह और खत्म खेल। तो इस वजह से बौखला गए हैं वो बहुत बुरी तरह से। गुलाम हैदर भाई को समझ ही नहीं आ रहा क्या करे, मुंह से झाग निकल रहे, उनका गालियां वालियां, चलो जो भी है, संस्कृति है उनकी पाकिस्तान के लोगों की। लेकिन वो तो खुद तो बलूचिस्तान के हैं, अच्छे बंदे, बलूचिस्तान के अच्छे बंदे होते हैं, लड़ाका होते हैं, सही होते हैं, लेकिन जो भी है उनके साथ बहुत गलत हुआ है बलूचिस्तान के लोगों के साथ। मैं खुद हमदर्दी रखता हूँ उनके साथ में कि उनको जल्दी से जल्दी बलूचिस्तान के लोगों को आजादी मिले, और उनको जल्दी मिल सकती है अगर ये तमाम जितने भी प्रोविंसेस पाकिस्तान के अंदर है, चाहे सिंधु देश के हों, चाहे बलूचिस्तान के हों, चाहे वजीरिस्तान के या फाटा के, या जितने भी, और बाकी तो पीओ के तो है ही अपना। मैं कह रहा हूं कि ये लोग भी अगर इंडिया के एक्सटर्नल प्रोविंस बनने की इच्छा जाहिर करते हैं, तो डेफिनेटली उनके बारे में सोचा जा सकता है, उनकी मदद के बारे में भी सोचा जा सकता है। अगर वो डिक्लेयर करते हैं कि हम इंडिया के साथ में रहना चाहते हैं, ऑटोनोमस रहना चाहते हैं, चलो इंडिया में नहीं भी मिलोगे तो तुम्हारा ही भला है, इंडिया में मिलोगे तो तुम्हारा ही भला है, क्योंकि तुम्हें सारे अधिकार, सारे कानून, सब चीजों का फायदा मिलेगा, जो ग्रांट है, फंड है, सब चीज का फायदा, तो वो तरक्की करोगे वहां पर, बहुत जबरदस्त, इंडिया के बाकी राज्यों की तरह तरक्की करोगे। तो आज ये हालत है कि इंडिया का एक छोटा सा राज्य भी पाकिस्तान से ज्यादा तरक्की कर रहा है, उसकी ग्रोथ रेट और उसकी तमाम जितनी पॉसिबिलिटीज है वहां पे आगे प्रोग्रेस की, डेवलपमेंट की जितनी भी पॉसिबिलिटीज है, जितनी, कोई छोटा से छोटा राज्य भी पाकिस्तान से बेहतर कंडीशन में है। वहाँ के लोग, नागरिक, हर सुविधा मिलती है उनको, सारी गवर्नमेंट की स्कीम का फायदा मिलता है, हर चीज अच्छी है। तो अगर ये जितने भी राज्य जो आजादी मांग रहे हैं, अगर वो इंडिया के साथ मिलकर करना चाहते हैं, वो डिक्लेयर कर दें कि हम इंडिया के साथ रहना चाहते हैं, और चाहे ऑटोनोमस ले लो, आप वहां पे रहिए, अपना चलाइए, ठीक है, वहां का मुख्यमंत्री बन जाएगा, या जो भी ऑटोनोमस इंडिया के साथ एफिलिएट करके चलाना चाहते हैं, काइंड ऑफ फेडरेशन, तो मोस्ट वेलकम है। आप कभी भी डिक्लेयर करिए, डेफिनेटली ऊपर वाला आपकी मदद जरूर करेगा, गॉड, इंशाल्लाह गॉड आपकी मदद, खुदा आपकी मदद जरूर करेगा। कोई भी स्टेट हो, आप अगर आप चाहते हो वहां पे दुखी है, परेशान हो, तो उसका कोई ना कोई समाधान होता है। फिलहाल बलूचिस्तान के लोगों को मैं नए साल की शुभकामनाएं देता हूँ। पाकिस्तान के उन तमाम लोगों को मैं, इंडिया एंड पाकिस्तान के उन तमाम लोगों को नए साल की शुभकामनाएं देता हूँ। हैप्पी न्यू ईयर टू यू ऑल। मैं चाहता हूं कि आपकी भी जिंदगी में खुशियां आए, लेकिन वहां पे माहौल इतना गंदा हुआ पड़ा है कि पाकिस्तान के अंदर खुशियां तो दूर, सिर्फ घर तोड़ती नजर आती है, धुआं ही धुआं, ना पढ़ाई है, ना लिखाई है, ना मेडिकल फैसिलिटीज है, बॉम्ब फूटते रहते हैं, है ना। वो आए दिन वहां पे कोई सेना पे अटैक होता है, कभी नागरिकों पे अटैक होता है, बस लाशों के ढेर और खून ही खून। आखिर खुदा इतना नाराज क्यों है उन लोगों से? कहते हैं कि बिगैर खुदा की मर्जी के, ये खुद सब जानते हैं कि बिगैर खुदा की मर्जी के एक पत्ता भी इधर से इधर नहीं हो सकता। नहीं, जो सच में अल्लाह वाले बंदे हैं, जो जानते हैं खुदा की बंदगी करते हैं, जो कहते हैं कि खुदा के लिए प्रे करते हैं, जो मानते हैं, डेली प्रे करते हैं, वो लोग जो वो अच्छे से जानते हैं कि बिगैर ऊपर वाले की मर्जी के एक पत्ता भी नहीं उड़ सकता है। तो आखिर ये जो धुआं और खून ही खून चारों तरफ और लाशों के चितरे उड़ रहे हैं, पाकिस्तान में इतनी बुरी हालत है, तो क्यों बिगैर खुदा की मर्जी के तो नहीं हो रहा होगा नहीं सब कुछ? अगर ऐसा हो रहा है तो वो खुदा फिर क्यों नाराज है इन लोगों से? क्यों है? क्योंकि ये गलत, कहीं ना कहीं गलत है। दूसरों की जमीन पे कब्जा करके आप शांति से नहीं जी सकते कभी भी। तो पूरा हिंदू कुछ क्या, अफगानिस्तान, कांधारी जिसको बोलते हैं, वो सब एरियाज हिंदुस्तान के थे कभी। उसमें लुटेरे इन्वेडर्स आके वहां पे कब्जा करते गए पूरा कब्जा कर लिया। सिंधु घाटी की, पूरी हिंदू घाटी की जो सिविलाइजेशन से लेके जितने भी धर्म स्थान है, शक्तिपीठ है, जहाँ पे हिंगराज महारानी का हो, शारदा पीठ हो, कितने हमारे गुरु नानक देव जी का जन्म स्थान है, तमाम जगहों के ऊपर आज उन लोगों ने कब्जा किया है जिनका उनसे कोई लेना देना ही नहीं। वो जबरदस्ती कब्जा करके वो कभी शांति हो ही नहीं सकती पाकिस्तान में। जो अत्याचार करके गलत तरीके से लुटेरे कहीं पे भी किसी को लूट के, किसी के घर पे अटैक करके और वहां पे कब्जा करके आप सोचोगे कि आपका शासन चलेगा या आप सुखी से रह सकते हो? कभी भी नहीं रह सकते, पॉसिबल ही नहीं है वो चीज। तो इसीलिए वहां की जनता भी दुखी है और रहेगी भी आगे तक।
कभी भी समाधान नहीं मिल सकता। एक ही समाधान है कि वापस हिंदुस्तान का ही राज कभी आएगा वहां पे, या इंडिया के अंदर अगर वो आएंगे फेडरेशन के थ्रू या किसी भी तरह से वो राज्य बन के, अगर पाकिस्तान इंडिया का 30वां राज्य भी बनता है, तो राज्य का हमारे इंडिया का फेडरेशन का भी हिस्सा बनता है पाकिस्तान या अफगानिस्तान, तो शायद वहां पे शांति आ सकती है, वरना नहीं आ सकती। कभी भी नहीं आएगी वहां पे शांति, क्योंकि वो गलत तरीके से जुल्म करके उस पे सत्ता काबिज हुए बैठे हैं लोग। बंदूक के दम पे, गोले बारूद, सेना के दम पे आप राज तो कर सकते हैं, लेकिन जनता को सुख नहीं दे सकते, किसी को सुख ही नहीं दे सकते ना। सिस्टम पूरा ही बिगड़ जाता है। फिर आतंकवादियों को सपोर्ट करना, आतंकवादी क्या करेंगे? यही करेंगे, इधर उधर मारेंगे लोगों को, खून खच्चर ये सब है ना। तो शांति कैसे आएगी? फिर आम जो जनता है, जो बेकसूर मासूम लोग है, जो आम जनता है, वो तो बेचारी भोली भाली जनता होती है, वो तो उनको कुछ भी फैसिलिटीज नहीं मिल रही है, ना जॉब मिल रहा है, ना पढ़ाई लिखाई का कोई माहौल है वहां पे, ना वहां पे कोई मेडिकल फैसिलिटीज है, ना कुछ है ना कुछ है। साइंस फाइन तो दूर की बात, कुछ गिने चुने लोग हैं बस, और कुछ भी नहीं है वहां पे, सिर्फ धुआं और गर्द मिट्टी उड़ती नजर आती है हर जगह से। तो ये आप समझते हो, या फिर जो भी आतंकवादी में वो लाशें ही लाशें, तो ये क्यों हो रहा है वहां पे? ये सोचना चाहिए जो पाकिस्तान को समर्थन करते हैं, या फिर वो जिहाद या गंदे आतंकवादी की जो पॉलिसीज को समर्थन देते हैं जो लोग, चाहे इंडिया में हो चाहे पाकिस्तान में, उनको सोचना चाहिए कि वो खुदा की मर्जी के खिलाफ में काम कर रहे हैं। तो इसलिए जो वहां हो रहा है उतना ही, उससे भी ज्यादा बुरा हाल उनका भी होगा, या हो भी रहा होगा अभी तक। जो पाप को या गलत चीज को समर्थन करता है उसका भी बुरा हाल होता है अल्टीमेटली। तो यही रीजन है कि जितने लोगों ने भी गला कुछ भी गंदा बोला, सीमा के बारे में भी इतना गंद गंद बका उन्होंने, वो कभी भी सुखी नहीं रह सकते। उनका बुरा ही हाल होगा, और हार गए ना सब कुछ, सब चौपट उनका। यही हाल पाकिस्तान के अंदर, बांग्लादेश में भी ये हाल होगा। उन्होंने दूसरे लोगों को मार मार के भगाने लगे, दूसरों के खिलाफ जुल्म करे। हमारी जमीन है वो, वहां पे भी कितने सारे हमारे शक्तिपीठ हैं बांग्लादेश की। जबरदस्ती अंग्रेज तो हमारे देश के लोग नहीं थे ना, अंग्रेज बांट के चले गए, तो हम क्यों माने उनको? उनकी बात को क्यों माने? हम बात मानने के लिए मजबूर नहीं है उनकी। और फिर ये भी एक कंडीशन थी कि किस आधार के ऊपर हो रहा है। अगर धर्म के आधार पे अगर बंटवारा हो रहा है, तो जितने लोग यहाँ पे उस धर्म के वहां पे जाने चाहिए, और उस हिंदू जो लोग हैं इंडिया के अंदर वो यहाँ पे आने चाहिए, तब जाके फाइनल कंडीशन पे ये सहमति बैठ सकती है कि चलो उनका बंटवारा हुआ, दोनों तीनों देशों में शांति हो जाएगी। लेकिन नहीं हुई ना हिंदू यहाँ पे आ पाए, उनको मार दिया गया। यहाँ के लोग भी यही वहां पे नहीं गए। जो रूल था, जो कंडीशन थी, वो कोई भी फुलफिल नहीं हुई। जब कोई भी कंडीशन फुलफिल नहीं हुई, तो हम उसको कैसे आप मान्यता दे सकते हो? वो मान्यता तभी मिल सकती है जब वो शर्तें, जिन शर्तों के आधार पे पाकिस्तान और बांग्लादेश बना था, वेस्ट एंड ईस्ट पाकिस्तान बना था, वो पूरी ही नहीं हुई। तो कैसे हम उसको वो दे सकते हैं, मंजूरी कैसे दे सकते हैं, या उसको कैसे एक्सेप्ट कर सकते हैं? इसलिए वी डोंट एक्सेप्ट जो फॉर्मेशन या एक्जिस्टेंस ऑफ पाकिस्तान बांग्लादेश, वी नेवर सपोर्ट एंड वी नेवर एक्सेप्ट। तो हम कभी भी मानेंगे नहीं उस चीज को, क्योंकि वो सही है ही नहीं, गलत चीज है। धर्म के नाम पे करा ना आपने, तो उस पे आपने दूसरे धर्म को खत्म कर दिया। हमने तो नहीं करा ना खत्म, इंडिया में तो नहीं करा। इंडिया में क्या नॉन हिंदूज लोगों को मार दिया गया? आप देखो उनकी पॉपुलेशन कहां थी और आज क्या है। आप बांग्लादेश के अंदर देख लीजिए, करीब 23% के करीब थी, और आज की डेट पे 6-7% बची है। पाकिस्तान में 20.5 थी, आज 1.6% बचे हिंदू वहां पे सिर्फ, और ज्यादातर जितने भी नॉन मुस्लिम है सबको खत्म कर दिया। तो ये क्या है? तो आप कैसे उसको एंडोर्स कर सकते हैं, कैसे कंफर्म कर सकते हैं, कैसे एक्सेप्ट कर सकते हैं किसी के एग्जिस्टेंस को? हम नहीं कर सकते। वो बर्बादी के अलावा कोई रास्ता ही नहीं है पाकिस्तान के पास और बांग्लादेश के पास। अब इंडियन गवर्नमेंट की पॉलिसीज है, वो कैसे मैनेज करती है इस चीज को, कब वो वापस ले सकती है, उनमें क्षमता है नहीं है, लीडरशिप का ध्यान किधर है, किन चीजों में उलझे हुए हैं, वो तमाम चीजें अपनी जगह है। गवर्नमेंट की पॉलिसीज अपनी जगह है, वो क्या डिसीजन लेते हैं इन टाइम, एंड हाउ दे ट्राई टू क्लब इट विद इंडिया अगेन, हाउ दे टेक देयर लैंड बैक। तो ये सब राजनीति का भी विषय हो सकता है, और चर्चा का विषय तो डेफिनेटली है, और वक्त पे ही पता लगेगा फ्यूचर के अंदर क्या होता है। लेकिन फिलहाल हम सीमा और सचिन के ऊपर ही बात करने की कोशिश करते हैं कि उनकी जिंदगी बेहतर हो। आई थिंक कि एक बच्चा क्या, सचिन तो ये चाहेगा कि उसके 10 बच्चे हों, है ना। वो तो कह रहा है, चाहे उसको कोई भी बोल दे, लप्पू सा, झिंगर सा, कह रहा बच्चे भी ऐसे ही होंगे। तो बोलने से क्या होता है, बोल कुछ भी दो आप, लेकिन वो कहता है कि मैं अच्छी शिक्षा दूंगा, अच्छा पढ़ाऊंगा लिखाऊंगा इन 4 बच्चों को भी, और जो आगे 10 बच्चे होंगे उनको भी। मैं सॉरी, मैं 10 बच्चे का मुझे आई एम नॉट श्योर कि वो 10 बच्चे करेगा, राइट। लेकिन यू नेवर नो। तो प्रोग्रेसिव सोसाइटी के
जो हिस्सा है, समझ लीजिए कि जो अभी मैं आई डोंट वांट टू कमेंट कि ज्यादातर लोग मैंने बताया कि जो एजुकेटेड लोग हैं वो एक या दो बच्चे तक सीमित रहते हैं, मैक्सिमम तीन कभी गलती से हो गए तो। जो डिफरेंट एक जो नॉन एजुकेटेड कह सकते हैं, मैं जाहिल वाहिल नहीं बोलना चाहता था अगेन, लेकिन जो नॉन एजुकेटेड लोग हैं हाँ वो सोचते हैं कि मैं इतने बच्चे हो जाए, तो फिर अभी फिलहाल जो दोनों तरफ है माहौल एक जैसा ही है, वहां पे भी ऐसे ही बंदे हैं तो यहाँ पे भी ऐसे ही बंदे हैं, तो ये आप गाली बक सकते हैं तो वो 10 बच्चे पैदा करके दिखाएगा, और 10 बच्चे हो गए ना तो 14-15 पूरी टीम तो बनी जाएगी, क्रिकेट की टीम पूरी बन जाएगी भाई, है ना। तो इंडिया पाकिस्तान के सब प्लेयर होंगे उसके अंदर, और क्रिकेट की टीम से फिर सचिन लगाएगा कोई मैच वगैरह पाकिस्तान के लोगों से, लगा भैया हमारी टीम है घर की, तो क्लब बन जाएगा पूरा, है ना। तो लेट्स सी कि क्या होता है फ्यूचर के अंदर, दैट इज सीन टू बी बिलीव। तो आपके कोई कमेंट्स है इस बारे में कि ये इनका जलना वाजिब है क्या, ये जो लोग बकबक कर रहे हैं, गाली गलौज कर रहे हैं, क्या इससे कुछ हासिल होगा गुलाम हैदर को या उनके समर्थकों को? समर्थकों की तो नींद उड़ चुकी है, उनको समझ ही नहीं आ रहा कि रोटी खाया भी तो पच भी नहीं रहा, क्योंकि जितना वो गंद बकते थे तो उससे जो जहर बनता था ना उनके खाना पचाता था शरीर में, अब वो जहर ही नहीं बन रहा कि वो गाली गलौज कर रहे, जहर अंदर ही रह जा रहा है, तो इनके जहर ज्यादा बन रहा है, इनको समझ में नहीं आ रहा क्या करे, तो वो खाना वाना सब सिस्टम खराब हो गया इनका, बेचारों को खाना भी नहीं हजम हो पा रहा होगा उनका। चलो जो भी है, तो आपके क्या कमेंट्स है इस बारे में, आप क्या कहना चाहेंगे? क्या हैदर का गाली बकना, इस तरह से बुरा भला कहना, या उनके पाकिस्तानी चैनल जो उनके समर्थक है या इंडिया में जो उनके समर्थक चैनल हैं उनका एक किस तरह का जो रुख है, क्या उससे आप सहमत है, या आप क्या कहना चाहेंगे कि क्या जो हो रहा है सही हो रहा है, या आप चाहते हैं कि कुछ और बेटर हो सकता है? प्लीज अपने कमेंट जरूर देना, हो सके तो अपने कमेंट दीजिए, एंड आई डेफिनेटली वांट टू हियर यू। आप जो भी कमेंट देना चाहते हैं, मैं चाहता हूं अभी यहाँ पे भी कोई कमेंट देना चाहते हैं तो मोस्ट वेलकम, एंड आई ट्राई टू सी कि कोई कमेंट्स, क्योंकि ये चैनल मैं पहले सारी वीडियो दूसरे चैनल पे बना रहा था, तो इस पे मैं बनाने लगा हूं, तो मेरे जो काफी सारे हमारे जो सपोर्टर्स थे वो सब्सक्राइबर वो उसी पे हैं, इस पे नए आए हैं, तो लेट्स सी, आई होप कि नए सब्सक्राइबर्स भी आ सकते हैं, नए आएंगे, एंड जो भी कोई चाहता है कि कंटिन्यूटी के अंदर आपसे और भी इंटरेस्टिंग तमाम इश्यूज पे और वीडियोस अगर आप देखना चाहते हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को जरूर दबा देना। अभी खत्म नहीं हुआ है वीडियो, मैं ऐसे ही थोड़ा सा आपको बीच में बोल रहा हूँ, अभी और भी पॉइंट के ऊपर बताऊंगा मैं आपको, तो बेल आइकन को जरूर दबा देना, सब्सक्राइब चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को दबा देना और वीडियो को लाइक करना जरूर। ठीक है दोस्तों, आपकी सपोर्ट बहुत जरूरी है। ये जो एक इंसानियत की लड़ाई हम जो लड़ रहे हैं, वो कह रहे हैं वो लड़ रहे हैं इंसानियत की लड़ाई, लेकिन हकीकत क्या है कि इंसान तो डिबेटेबल चीज है कि इंसानियत किसको कहते हैं। इंसानियत उसको कहते हैं जो इंसान के बारे में बात करे और उन लोगों के बारे में बात करे जिनमें इंसानियत हो, है ना। अभी तो इंसानियत की लड़ाई कहलाई जाएगी। जो जिन लोगों के लिए कुछ लोग लड़ रहे हैं और गालियां बक रहे हैं तो वो खुद इंसान ही नहीं है, इंसानियत नाम की चीज ही नहीं है उनमें। गंदी गंदी गालियां, गलोच और उल्टी सीधी बकवास, और सीमा के बारे में, सचिन के बारे में, एपी सिंह जी के बारे में, सबके बारे में गंदी गंद, कितना गंद बका उन्होंने दबा के, तो उससे लगता है कि ये इंसानियत की लड़ाई लड़ रहे हैं, है ना। तो ये तो इंसानियत की लड़ाई नहीं है, और ये तो इंसानियत की बिल्कुल भी नहीं कही जा सकती इंसान की लड़ाई, क्योंकि ये इंसानियत से रिलेटेड नहीं है। ये जो गंदगी गाली गलोची कर रहे हैं, कौन इनको इंसानियत कहेगा? जान से मारने की धमकियां इन्होंने हैदर से लेके तमाम लोग देते रहे, गाली गलोची तमाम लोग करते रहे, इसको इंसानियत की लड़ाई बोलेंगे? आप कभी नहीं बोल सकते। इंसानियत की लड़ाई है कि एक औरत है, मासूम अबला बेचारी, संघर्ष करती करती अलग अलग देश में जाती जाती किसी तरह वो नेपाल होते हुए इंडिया आई अपने 4 मासूम बच्चों के साथ में, वो अपनी जिंदगी बेहतर करना चाहती है, या पाकिस्तान के दरिंदे जो आतंकवाद का माहौल है, वहां पे क्रिमिनल माहौल है, गुंडागर्दी का माहौल है, जाहिलों का माहौल है, ना पढ़ाई लिखाई होती है, वहां पे गुंडागर्दी होती है, हर कोई किसी को भी मारने पीटने लगता है, सोशल मीडिया के लोगों को पकड़ पकड़ के मारते हैं, इतना बुरा हाल है पाकिस्तान के अंदर। तो ये लड़कियों को तो पता नहीं कितनी लड़कियों को मार चुके हैं, अचानक से बेचारी या तो गायब हो जाती है, मर जाते, कितने यूट्यूबर्स मर चुके हैं लड़कियां पाकिस्तान के अंदर। तो वो वहां पे आप कह रहे हो कि वो दरिंदे वाली जो हरकतें, जो गंदी गंदी गालियां बकते हैं जाहिल लोग, आपको लगता है कि वो इंसानियत की लड़ाई लड़ रहा है? कभी नहीं। आपको लगता है? आप कमेंट कर सकते हैं, मेरे को नहीं लगता। मैं नहीं मानता कि ये इंसान है या इंसानियत की लड़ाई इंसान लोग ही लड़ेंगे ना, ये इंसान ही नहीं है। जो गंदी गंदी गालियां बक रहे हो, धमकियां दे रहे हो, इंसान कहां से हो गए? अब कुछ लोग ये बोलते हैं कि भैया उसकी बीवी भाग गई, उसकी ये हो गई, उसकी ये हो गई, है ना, तुम्हारे साथ होगा तुम्हें पता लगेगा, उसके साथ होगा उसको पता, उल्टा सीधा बोलता है। अरे भैया जब कर्म ही गंदे होंगे तो भागेगी ना कहीं तुम में कमी होगी ना भैया।
हैदर भाई तुम में कमी होगी ना, तुमने गलत व्यवहार करा होगा, उसमें मारा पीटा जो भी करा, उस पर इल्जाम लगाए, फिर कहते कि मेरे पैसे लेके। अरे पैसे कहाँ, तुमने आज तक तो 1.5 साल में 1 रुपया ना भेजा तुमने। यहाँ पे इंडिया में रह रही हो, बच्चे तुम्हारे तुम्हारे ही है ना, बच्चे तो डीएनए कराए उसका भी। अब वो बच्चों के लिए तुमने 1 रुपया ना भेजा, और तुम कह रहे हो कि सीमा को लगातार पैसे भेजता था मैं। सीमा कह रही मेरे को पैसे ही नहीं भेजता था। उनके चमचे, सीमा के जो हैदर के चमचे बोल रहे हैं कि किसी के पास भेजता था, शायद हवाला से भेजता था, कह रहे किसी के पास भेजता था, उससे मिलता था। कहीं तो लिखे जाते होंगे जिसके पास भेजता था, जिससे आता था, बैंक के थ्रू तो आता होगा। कैसे आता था कि भाई तीर कमान में लगा के भेजता था, क्या कबूतर के नीचे बांध के भेजता था? कैसे भेजता था भैया पैसे वहां से विदेशों से, सऊदी अरब से यहाँ पे पैसा आएगा कैसे, है ना? तो पाकिस्तान में भी भेज रहे हो तो किसके थ्रू भेज रहे थे, कैसे भेज रहे थे? कोई प्रूफ है, वैलिड प्रूफ है? कोई बैंक अकाउंट है जिसमें डाटा हो? कुछ तो होना चाहिए तुम्हारे पास। हाँ, तुम्हारे पास कोई डिटेल तो होनी चाहिए ना भैया कि किस जगह पे कैसे पैसे तुम भेज रहे थे, वहां पे किस तरह से पैसे आ रहे थे तुम्हारे पास, और तुम यहाँ पे भेज रहे थे। अब क्यों नहीं भेजे तुमने? अब तो बुरी हालत है। पहले तो तुम्हें लग रहा था गुलाम हैदर भाई कि पाकिस्तान तुम्हारा ही है, तुम्हारा वहां पे माहौल है, कराची वराची में जो भी है, और तुम वहां पे तुम्हारे लोग भी हैं, और तुम लोग वहां पे पैसे भेज सकते हो, है ना? और वो तो तुम्हें लगता था कि तुम्हारा ही देश है ना? तो वहां पे तुम पैसे भेज सकते हो। और वो एक दूसरे देश में, इंडिया में, जो तुम रो पीट रहे थे शुरू शुरू में, न्यूज पेपर वालों को रो रो के दिखा रहे थे कि मेरे बच्चे हिंदुओं के कब्जे में है, मेरी मदद करो। देखा क्या शब्द बोले थे? अभी भी मैं सबूत दे दूंगा उनके, उन अखबारों की कटिंग मेरे पास अभी भी है, उनकी जो डिजिटल आप ढूंढ सकते हो उनकी। आप अगर बोलोगे तो मैं आगे लगा दूंगा थंबनेल पे। गुलाम हैदर भाई पाकिस्तान के न्यूज़पेपरों को, चैनल वालों को रो रो के बता रहे थे कि मेरी मदद करो, जो शुरू में कि मेरे बच्चे हिंदुओं के कब्जे में, उनकी क्या हालत होगी। अभी देखिए हिंदुओं से कितनी नफरत करते थे गुलाम हैदर, कितना गंदा माहौल था वहां पे कि हिंदुओं के बारे में ऐसे बोल के समर्थन जुटाया इन्होंने। और जब देखा कि इनके खुद के लोगों से कई गुना ज्यादा, लाखों की संख्या के अंदर हिंदू लोगों ने उनको समर्थन करा, तो तब इनकी आंखें खुली कि यार ये तो, उसको अपने आप पे धिक्कार आया हुआ है इसको, हैदर को, कि हम कितने गिरे हुए हैं हम लोग, कि हम हिंदुओं के खिलाफ जहर उगलते हैं कि ये इंडिया के, हिंदुस्तान के लोग हैं, हिंदू लोग हैं, उनके खिलाफ कितना गंद बकते हैं, और ये लोग तो बेचारे अपना दिल खोल के कितनी मदद कर रहे हैं तुम्हारी, हर तरह से तुम्हारे समर्थन में आ रहे हैं। जबकि कितना कुछ है वो चाहते तो वो नहीं बोलते एक भी हैदर के फेवर में, लेकिन बहुत लोग रात रात भर जाग जाग के उनको समर्थन करा, तब जाके इनकी नींदें खुली, इनको लगा कि यार गलत कर रहे हैं हम, हिंदू लोग जैसे इनके बारे में तुम गलत गलत बोल रहे हो, इंडिया के लोग तो बहुत अच्छे हैं, हिंदू लोग भी बहुत अच्छे हैं, कितना मेरे को समर्थन दिया, तब इसकी बुद्धि सही हुई। तो इंसानियत कहां से है इन लोगों में? इंसानियत है कोई इनमें? तो इन्होंने बड़ा ड्रामाबाजी किया उस समय कि भाई मेरी मदद करो, हिंदुओं के कब्जे में, और काफी ड्रामा करके रो पीट के इन्होंने थोड़ा सा एक वो करा, फिर माहौल बना, यहाँ के लोग खूब समर्थन करे, जो पॉसिबिलिटी हो सकती थी वो हुई। लेकिन शुरू से लेके आखिरी अब तक भी हम यही बात बोलते रहे कि कोर्ट के थ्रू भारत के कानून चलेगा, और भारत के कानून के हिसाब से ही डिसीजन होगा, और कोर्ट के थ्रू ही होगा, और कोर्ट अदालत भारत के कानून के हिसाब से ही देगी। किसी की रोने पीटने से, ड्रामा करने से मेरे या आपके किसी के भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। कानून अपनी जगह है, रोना पीटना अपनी जगह है। अगर कुछ लोग हैदर के समर्थक बोलते थे भैया हमारे यहाँ तो ऐसे होता है, तुम्हारे यहाँ होता ना, वहां पे कबीले का कानून चलता है तुम्हारे यहाँ, या तुम्हारे कोई शहर के अंदर कुछ अलग कुछ कानून चलता है। वहां तो इतने सारे देश अलग अलग आजादी मांग रहे हैं, उनके अलग अलग रूल रेगुलेशन भी अलग है, कस्टम भी अलग है, सब कुछ अलग है पाकिस्तान के अंदर। अब बलूचिस्तान में देखिए वो अलग है, सिंध में वो आजादी मांग रहे हैं, फाटा में अलग, वजीरिस्तान में अलग, और आप गिलगित बाल्टिस्तान में अलग, और पीओ के जो आजाद कश्मीर जिसको बोल रहे हैं, वो पीओ के तो पूरा ये गिलगित बाल्टिस्तान और पूरा जिसको आजाद कश्मीर पूरा का पूरा ही है, वो तमाम जगह अपने अपने आजादी मांग रहे हैं। तो उनकी भाषा भी फर्क है काफी, कोई पश्तूनिस्तान जो है वो आजादी मांग रहा है। तो ये जो वो लोग अपनी अलग एक भाषा है, उनकी अलग बोलचाल का स्टाइल है, उनके रीति रिवाज भी अलग है, तो उनके रूल रेगुलेशन शादी से रिलेटेड भी अलग अलग है। ट्राइबल जोन से फाटा के वो भी, उसमें भी अलग अलग वो है रूल्स। उसी तरह से अगर आप पीओके से ऊपर की तरफ अगर जाते हो तो वहां पे भी हमजा और दूसरे क्या बोलते हैं कैलाश घाटी जो है उसमें भी अलग रूल रेगुलेशन है, वहां की भाषा वाचा शैली वगैरह अलग है, और उनके कल्चर भी अलग है। तो वो
फॉलो नहीं करते हैं जो बाकी जगह हो रहा होता है, उनके अपने रूल रेगुलेशन फॉलो करते हैं, तो उसमें वो अपने हिसाब से डिसाइड करते हैं। तो इंडिया में किसका रूल फॉलो करेंगे हम? तुम पाकिस्तान में ही अपने रूल नहीं फॉलो करते हैं, तो इंडिया में कैसे, इंडिया के अंदर तुम अपनी कैसे चला लोगे? क्योंकि पाकिस्तान में जो होता है वो यहाँ होगा क्या? वो यहाँ नहीं हो सकता। तो यही रीजन था कि राइट फ्रॉम द बिगिनिंग हम बोल रहे थे, बात रिपीटेडली बोल रहे थे कि पाकिस्तान के कानून यहाँ पे एप्लीकेबल नहीं है और यहाँ पे वो हारने वाले हैं। अभी एक और लेटेस्ट चीज मैं बताता हूँ आपको। एक और लेटेस्ट चीज दोस्तों ये है कि तेलंगाना हाई कोर्ट का भी डिसीजन आया, शायद आज या कल का डिसीजन है। उसमें एक रूलिंग आई है कि अकेली माँ है ना, वो अगर बच्चे के अभिभावक है, वो उसका केयर कर रही है, केयर टेकर है, उसका मतलब ध्यान रख रही है उसका, तो वो वीजा के लिए अप्लाई कर सकती है अपने बिहाफ पे, और उसको पति के साइन की जरूरत नहीं है। ये 1980 का जो अधिनियम है उसके अंतर्गत ये रूलिंग है, जो रूल्स है ना 1980 के जो रूल्स हैं उसके अंतर्गत ये रूल है कि कोई भी सिंगल पेरेंट है ना, जो बच्चे की देखभाल कर रहे हैं, तो उसको पति है या नहीं है, उसको अगर नहीं है पति तो उसके सिग्नेचर कराने की जरूरत नहीं है। अगर उसको वीजा चाहिए किसी भी देश का, या आगे जाना चाहती है, या अप्लाई करना चाहती है, कुछ भी डिसीजन लेना चाहती है। वैसे हम आपको इंटरनेशनल कानून की यूनाइटेड नेशन चाइल्ड राइट्स, एक जो अधिनियम या रूलिंग कह सकते हो, ऑर्डिनेंस नहीं कहते तो एक जो इंटरनेशनल लॉ है वो, उसके अंदर यूनाइटेड नेशन का इंटरनेशनल लॉ है ऑन चाइल्ड्स राइट्स, बच्चों के अधिकार के ऊपर। उसमें भी ये प्रोविजन है कि कोई भी सिंगल पेरेंट, अगर वो एक पेरेंट्स के पूरे जो उनकी ड्यूटीज हैं, कर्तव्य हैं, पेरेंट्स के कर्तव्य पूरे कर रहा है, उसको पाल रहा है, पोस रहा है, और दूसरा दोनों में से एक भी पेरेंट, चाहे वाइफ या हस्बैंड, दोनों में से कोई भी हो सकता है, अगर एक एब्सेंट है और एक उसमें सिंगल पेरेंट है, चाहे हस्बैंड है या वाइफ है, वही बच्चों की परवरिश कर रहा है, और उसी के पास लीगल जो अथॉरिटी है, कि लीगल इन द सेंस कि अगर पेरेंट है तो माँ है, तो उसका अधिकार तो है। अगर बाप भी अगर अकेला देखभाल कर रहा था और माँ नहीं है वहां पे, तो भी उसको, सिंगल पेरेंट को भी यह अधिकार है कि जो भी एक बिलीफ को, जो भी फेथ को, वो किसी भी फेथ के अंदर उसका विश्वास है, किसी भी धर्म के अंदर उसका विश्वास है, वो चाहता है कि बच्चे, या वो चाहती है कि बच्चे का भी धर्म उसी वैसा ही हो, और वो भी बच्चे उसी धर्म को फॉलो करे, तो ये उसका अधिकार है, उसका पूरा अधिकार है। उसमें उसको दूसरे पेरेंट जो एब्सेंट है उसकी अनुमति की भी जरूरत नहीं है, और उसको फुल अथॉरिटी है कि वो बच्चों का धर्म परिवर्तन भी कर सकती है। और मतलब उनको जो रूल, जो भी बिलीफ या फेथ वो फॉलो कर रही है, उस वही बच्चे भी कर सकते हैं, उसको पूरी पावर है, उसको माँ या बाप जो भी सिंगल पेरेंट के पास भी अथॉरिटी होती है। तो बच्चे किस धर्म को फॉलो करेंगे, ये उस सिंगल पेरेंट के पास पूरी पावर होती है। और अभी तो ये जो तेलंगाना का हाई कोर्ट का डिसीजन, उसके अंदर तो ये भी कहा गया कि वो वीजा के लिए भी कहीं दूसरे पेरेंट्स की, हस्बैंड या वाइफ, अगर दूसरा कोई भी बंदा जो एब्सेंट है वहां पे नहीं है, वो उसकी सिग्नेचर, हस्ताक्षर या अनुमति लेने की जरूरत नहीं है। ये 1980 का अधिनियम है, उसकी चर्चा है इस समय। तो अगर पूरा डिटेल मैं अलग से वीडियो बना दूंगा इसके ऊपर, पूरा एक एक चीज क्लैरिफाई करके, अगर आप बोलते हैं तो। अगर आप कमेंट में लिखेंगे तो मैं डेफिनेटली उसके ऊपर अलग से वीडियो बना दूंगा, इसी टॉपिक के ऊपर पूरा। लेकिन मैं बाय एंड लार्ज में इसको पूरा क्लैरिफाई करता रहा हूं। तो भारत में, हिंदुस्तान का कानून चलेगा, कहीं किसी ट्राइबल पाकिस्तान के किसी जोन का, किसी भी हिस्से का कोई कानून, रूल रेगुलेशन इंडिया में नहीं चलता है। सिर्फ हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान का कानून चलेगा, हिंदुस्तान के रूल्स चलेंगे, हिंदुस्तान का लॉ एंड ऑर्डर चलेगा, हिंदुस्तान के ही सारा सिस्टम काम आएगा यहाँ पे, और अदालत फैसला करेगी। आप, मैं या कोई भी XYZ कहीं पे भी फैसला नहीं कर सकता, किसी भी केस का, इस केस का भी। ये हम शुरू से बोल रहे थे, तमाम लोग गाली गलौज कर रहे थे, अलग अलग चैनलों पे बहुत गंद उछाल रहे थे, सब के सब एक साथ ही हार गए, सब एक ही चेकमेट। चेकमेट तो खैर सचिन ने दिया, बच्चे की खबर सुना के। तो अभी तो वो पैदा बोलते ना, पैदा, एक पैदा पाउन को बोलते हैं, छोटा सा, तो अभी तो पैदा ही भी नहीं हुआ पैदा, तो उससे ही खलबली मच गई, सारे के सारे मास्टर स्ट्रोक जिसको कहते हैं। तो ये हालत खराब है इनकी, नींद उड़ी हुई है, ना खाना खा पा रहे हैं, रो रो के बुरा हाल है पाकिस्तानियों का। और जो हैदर के समर्थक है, मैं देखिए,
हैदर के लिए मैं बुरा भला नहीं कह रहा हूँ कोई भी चीज, मैं सिर्फ एक चर्चा कर रहा हूँ और मैं चाहता हूँ कि वो अपनी बेहतर जिंदगी जी सके। लेकिन हाँ, अगर ये चीज बवाल उठता है और एक ऐसा माहौल क्रिएट होता है जिसके अंदर की लोग बातें करते हैं, चर्चा करते हैं, तो फिर एक न्यूज बनती है, और न्यूज बनती है तो फिर एनालिसिस भी होता है। बस यहीं तक मेरा वो है कि एक न्यूज एनालिसिस कर रहे हैं। हमें किसी से साथ में कोई दुर्भावना नहीं है हैदर के साथ कि हम उससे नफरत करते हैं या हम चाहते हैं कि वो बेचारा सुखी ना रह पाए, ऐसा कुछ नहीं है। लगातार मैं अपनी वीडियो में बताता रहा हूं, हमें उसके साथ कोई भी नफरत या कोई भी दुश्मनी या कोई ऐसी कोई चीज नहीं है। ये एक एनालिसिस, न्यूज एनालिसिस के एंगल से करा जा रहा है, और किसी की भी अगर भावनाएं किसी भी मेरे कमेंट से हर्ट होती है, मैं उसके लिए सॉरी बोलता हूँ, माफी बोलता हूँ। ये सिर्फ एक वीडियो है, न्यूज एनालिसिस है, और उससे ज्यादा गहराई में ना जाया जाए किसी भी तरह से। किसी के खिलाफ भी कोई भी लोग, जितने भी लोग इन तमाम, चाहे इंडिया के, चाहे पाकिस्तान के, चाहे यूट्यूबर्स हो, कोई भी हो, इनसे जुड़े हो, इस केस से जुड़े हो, हमारा किसी से भी कोई नफरत नहीं है, कोई दुश्मनी नहीं है। हम एक ही पॉलिसी है कि दुश्मनी किसी से नहीं, दोस्ती सबके साथ। यही हमारी सरकार भारत का भी यही रूलिंग है कि हम सबके साथ दोस्ती रखना चाहते हैं। तमाम देशों को दोस्ती के लिए हाथ बढ़ाते हैं, चाहे पाकिस्तान हो, चाहे कोई भी हो, XYZ, हम सबके साथ मित्रता का व्यवहार रखते हैं। एक इंडिया ही ऐसी कंट्री है जिसके बारे में तमाम, पाकिस्तान में जहर उगल उगल के इंडिया के बारे में राजनीति करी जाती है। आर्मी लोगों का शोषण करती है, वहां का एक्सप्लॉयटेशन करती है, वहां कंपनी की तरह सामान बेचती है। वहां की आर्मी साबुन से लेके तेल तक, खाने पीने के चीजें सब कुछ आर्मी बेचती है वहां पे, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की तरह। वो जबरदस्ती गुंडागर्दी करके, समझ लीजिए एक आर्मी, एक कंपनी, प्राइवेट कंपनी है एक तरह से, सब कुछ बेचती है सामान वो। और वो इंडिया के बारे में कितना गलत सलत बोल के वो इंडिया के खिलाफ जहर उगल उगल के, छोटे छोटे बच्चों के दिमाग में जहर भरा हुआ पाकिस्तान के अंदर, फिर वो राज करते हैं। अभी वो कहते हैं कि इंडिया अटैक कर देगा। अरे इंडिया ने अटैक करना होता ना तो कब का कर चुका होता। इंडिया तो वो कंट्री है जिसने लाहौर तक जीत लिया था ना, फिर भी छोड़ के आ गया ना इंडिया, है ना। 71 के अंदर भी, 71 में भी अगर